जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानालय में। साथियों, आज का हम लोगों का जो टॉपिक है ये है वीडियो एग्ज़ाम जो 2018 में कंडक्ट हुआ था। इसमें रीजनिंग का सेक्शन जो था, इसमें जो रीजनिंग के 50 प्रश्न पूछे गए थे, उन्हीं 50 प्रश्नों को आज हम लोग इसमें सॉल्यूशन के तौर पर देखेंगे। आप सभी को पता होगा कि ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था यूपी ट्रिपल एससी द्वारा कराया गया था। दिसंबर माह में 2018 में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा संक्षिप्त में जान लेते हैं। इसका एग्ज़ाम जो हुआ था साथियों, दिसंबर माह में हुआ था और 2018 में हुआ था। इसका एग्ज़ाम भी हुआ, इसका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया। ठीक है, बट बाद में कुछ समस्याएं हुई, ये एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया। तो अब इसका री एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग देखेंगे कि यूपी ट्रिपल एससी द्वारा किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि हम लोगों का ये जो सेशन चल रहा है, ये जो सीरीज चल रही है, इसमें हम लोग जो भी एग्ज़ाम समय है, ठीक है, उसमें जो प्रीवियस ईयर्स में प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी को हम लोग इस टॉपिक में कवर करते हुए चल रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज हम लोगों का है ये यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2018 का। तो इसमें जो रीजनिंग के प्रश्न हैं आपको देखने को मिलेंगे, टोटल 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। ठीक है, इसमें जो ये है सेट जो था, ये है सीरीज FA। ठीक है, और जो ये एग्ज़ाम का डेट है 22/12/2018 का है। तो चलिए अब विदाउट समय वेस्ट किए हुए हम लोग प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं और इसके सॉल्यूशन को निकालते हैं। प्रश्न संख्या 1 है साथियों, ये है नंबर सीरीज का प्रश्न। इसको आप लोग बताइए क्या आंसर होगा। हम इसको और थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं। प्रश्न संख्या सर आपका जो है ये है 51। तो इसमें हम लोगों को बताना है कि ये जो सीरीज है इसमें यह कौन सा अगली संख्या जो यहाँ पर आपको बताया गया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो चलिए अब देखते हैं इसमें रूल क्या फॉलो किया गया है। चूँकि ये जो श्रृंखला है ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो जब आप सभी को ये रूल पता होगा कि जब श्रृंखला तेज़ी से आगे बढ़ती है तो उसमें किसी खास नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है और मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ इसमें आपका जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। तो चलिए अब इसमें हम लोग चेक करते हैं क्या होगा। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये देखो 12 से जा रहा है सीरीज 33 के पास, 33 से 96, 96 से इस नंबर के पास जा रहा है। ठीक है, तो अगर हमको मान लो 12 से 33 पर जाना हो तो कैसे जा पाएंगे। 12 के आसपास अगर हम लोग देख पा रहे हैं तो 12 का अगर हम लोग 3 में इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, 12 गुणे 3 तो होगा 36, और 36 से अगर हम लोग -3 कर दे रहे हैं तो क्या मिल जा रहा है, ये हो जा रहा है आपका 33। ठीक है, तो सेम यही रूल इसमें देखते हैं, इसमें भी क्या अप्लाई हुआ। अब देखो 33 से हम लोगों को जाना है 96 पर, तो इसमें भी क्या करेंगे, गुणे 3 करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा, और 99 -3 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 96। यानी कि इसमें लॉजिक क्या अप्लाई हुआ है साथियों कि सबसे पहले इसमें 3 का गुणा किया गया है और 3 इसमें से घटा दिया गया है। तो देखो यही सेम इसमें भी किया गया है, गुणे 3 और -3। ठीक है, तो लास्ट में इसमें भी क्या हो जाएगा कि गुणे 3 होगा और -3 होगा। तो इसको हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है, देखो पूरा नहीं सॉल्व करना है, क्योंकि इन सभी के जो ऑप्शंस है ना, ये यूनिट डिजिट देखो इन तीनों के सेम है, इसका डिफरेंट है। तो चलिए हम लोग इसमें अब देखते हैं क्या लॉजिक होगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों को 3 से मल्टीप्लाई कराना है। तो जब इसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा साथियों, 6। चूँकि हमने बताया कि 3 से गुणा हो रहा है और 3 इसमें से घटाया भी जा रहा है, तो 2 तिहाई 6, यानी कि यूनिट डिजिट आ गया 6, और 6 में से ही हम लोगों को 3 घटाना भी है। तो क्या हो जाएगा, इसमें से यूनिट डिजिट 3 हो जाएगा। और जो ये ऑप्शन आप सभी देख पा रहे हो ए और डी है, इन सभी का जो यूनिट डिजिट है वो है 5। तो ये तीनों तो हो गए आपस में कैंसल आउट, बच कौन सा गया, बी। ठीक है, तो इस तरह से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से पूरा नहीं, आप लोग पूरा भी सॉल्व कर सकते हो अगर समय है, नहीं तो आप इसी तरह से सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हो। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 के पास चलते हैं और उसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये भी है नंबर सीरीज का साथियों, इसमें देखते हैं क्या है रूल। देखिए इसमें भी क्या 4 से आपको जाना है 9 पर, 9 से 26 पर, 26 पर 105, 105 से यहाँ पर आपको जाना है 524 पर। ठीक है, ये भी सीरीज बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले देखो कि यहाँ पर आप 2 तरीका होता है इस सीरीज को सॉल्व करने के लिए। आप यहाँ पर सबसे बड़े नंबर को पकड़ सकते हो या छोटे से बड़े, ये अगर कठिन हो, ठीक है, तो हम लोग कोशिश करते हैं बड़ी श्रृंखला को पकड़ने के लिए, बट ये ऐसे भी आसान है, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं किसी भी तरफ से। ठीक है, चलिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से इसको सॉल्व करते हैं।
हैं। तो देखो 4 से हम लोगों को 9 पर जाना है, तो क्या कर दें 4 गुणे 2, ठीक है 4 गुणे 2 कर दें और +1, ठीक। तो कितना हो जाएगा 9, 9 से हम लोगों को जाना है 26 पर, तो 9 गुणे 3, 9 तियाँ 27, 27 और -1 कर दें, ठीक है। अब देखो 26 से हम लोगों को जाना है 105 पर, तो यहाँ पर हम लोग गुणे 4 कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से यहाँ पर माइनस हुआ तो यहाँ पर हो जाएगा +1, ठीक है। यही रूल इसमें अप्लाई हुआ। अब देखो यहीं पर यहाँ पर भी रूल अप्लाई हुआ है, इसमें गुणे 5 किया गया और यहाँ पर हो गया -1। तो इसमें क्या रूल अप्लाई हुआ है साथियों, 2 से स्टार्ट हुआ है, इसमें पहले 2 से गुणा किया गया और +1, फिर 3 से गुणा किया गया और -1, फिर 4 से गुणा किया गया +1, फिर 5 से गुणा किया गया -1। तो इसमें जो लास्ट में हम लोग गुणा करेंगे गुणे 6 होगा और यहाँ पर चूंकि माइनस आ गया तो यहाँ पर +1 होगा। तो जब यहाँ पर हम लोग 6 से गुणा करेंगे 4 में, तो 6 चौक हो जाएगा 24, 24 + 1 कितना हो जाएगा 25। तो यानी कि यूनिट डिजिट क्या होने वाला है 5, ठीक है। यानी कि ये 2 ऑप्शन तो कैंसल आउट हो गए। अब देखो अब यहाँ पर हम लोगों के पास 2 ऑप्शन हैं, ठीक है। अगर हम 6 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 30, ठीक है, 6 × 5 = 30 होगा। ये है 13, तो ये भी ऑप्शन हो गया गलत, तो बच कौन सा गया, बी ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3145। अगले प्रश्न की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या जो है साथियों ये भी है सीरीज का, इसमें आपको नंबर और लेटर मिक्स देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसका क्या आंसर होता है, इसको किस तरह से हमको सॉल्व करना है, एक बार चेक कर लेते हैं। ये है सीरीज, देखिए साथियों बी से जाना है एफ के पास, तो यानी कि 2 + 4 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14, 14 + 4 कितना होगा 18, यहाँ पर आएगा आपका आर, ठीक है। अब देखो 2 से 8 पर यानी कि 2 गुणे 4 4 यानी कि 8 8 चौक 32, 32 चौक का 128, 128 चौक कितना होगा साथियों 512। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 512, यानी कि यहाँ पर जो हमको फिलअप करना था ऑप्शन वो R512। तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें रूल क्या है कि जो लेटर हैं इनमें +4 ऐड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और जो नंबर हैं इनमें 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, यही रूल इसमें है। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या जो है ये है 54, इसका देखते हैं क्या आंसर होगा। ये है साथियों हम लोगों का लेटर सीरीज, ठीक है। इसमें हम लोगों को बताना है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा या इस ऑप्शन पर आएगा जो यहाँ पर ब्लैंक है, ठीक। तो देखते हैं, देखो बी के बाद में है सी, यानी कि 2 + 3, 3 + 1 4, 4 + 5, ठीक है, 5 + 1 यहाँ पर क्या होगा 6 होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कौन सा लेटर आएगा, पहला एफ आएगा, तो ये तो जी है, ठीक है, ये सब कैंसिल आउट हो गए, बच कौन सा गया बी। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो 54 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और सबको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो पहला है ये इसमें से फॉलो कर गया और सब नहीं फॉलो कर रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 54 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या है हम लोगों का 55। इस बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है साथियों और बहुत ही आसान सा प्रश्न होता है ये सब। तो देखते हैं इसमें क्या आंसर होगा, ठीक है। देखिए इसमें हम लोगों को बताना है कि ये कुछ आपको नंबर और सिंबल दिए गए हैं, ठीक है। इसमें बताना है कि संख्या 2 के बाद एक विषम कितनी बार आया हुआ है, यानी कि पहले 2 को पकड़ना है और ये देखना है कि 2 के बाद में विषम संख्या कितनी बार इसमें आया हुआ है, ठीक, यही है। तो सबसे पहले जहाँ 2 है इसको पकड़ो, यहाँ देखो 2 है, एक पेयर बना, ये हो गया 2 और है कहीं 2, इसके बाद में ये 3 हो गया और इसके बाद में देखो ये 4 पेयर, ठीक है। यहाँ भी 2 है बट यहाँ पर देखो इवन नंबर आ रहा है और जो भी है, और यहाँ पर हमें कहीं कोई नंबर दिख नहीं रहा, यहाँ भी है तो यहाँ पर भी देखो इवन नंबर आ रहा है, ठीक है। हमको कौन सा 2 काउंट करना है जिसके तुरंत बाद विषम संख्या है। तो ऐसे टोटल कितने पेयर हो गए 1 2 3 और 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 55 था इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है 56 और 56 ये भी बहुत मज़ेदार प्रश्न है, चलिए इसको देखते हैं। ये है साथियों हम लोगों का प्रश्न संख्या 56। इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए देखते हैं। इसमें हम लोगों को बताना है कि जो ये सीरीज़ दिया गया है, यदि इस सीरीज़ के प्रत्येक विषम अंक से 1 घटाया जाता है और प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाता है तो नवनिर्मित अनुक्रम में से कौन सा नंबर दूसरा उच्चतम होगा, ठीक है।
यानी कि अगर इस सीरीज में जो इवन नंबर है, आपको पता होगा इवन नंबर क्या होता है और आड नंबर क्या होता है। आड नंबर मतलब वह होते हैं जो 2 से विभाज्य नहीं होते, जैसे 1, 3, 5, ठीक है, 7। और इवन क्या होते हैं जो 2 से भाज्य होते हैं, 2, 4, 6, ठीक है, ये सब। तो अब यहाँ पर जो आपको नंबर दिखा रहा है, जैसे मान लो अब ये संख्याएं जो हैं इनको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हो, बट ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं। देखो ये है 6, 6 में अगर हम लोग +1 जोड़ेंगे भी तो ये कितना हो जाएगा 7, ठीक है। अगर ये देखो ये है 8, इसमें +1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9, ठीक है। और यहाँ पर कोई ऑप्शन 9 नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि ये देखो कितना है, ऑड है। इसमें से 1 घटाएंगे तो ये 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9, इसमें 1 घटाएंगे ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन सा नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। बट ये पूछा है सबसे बड़ा नहीं, दूसरा सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, तो ये है 9, 8, 9। तो 9 में से 8 अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 8, और 8 में +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 9, फिर 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8। तो इस तरह से हम लोगों का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 8, 9, 8, 56 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक। यही लॉजिक था इसमें। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है हम लोगों का 8। इसमें हम लोगों को बताना है, यहाँ पर एक इक्वेशन लिखा हुआ है, इसके किन सिंबल को अगर हम लोग अगर चेंज करते हैं आपस में तो इसका क्या करेक्ट आंसर होने वाला है। इसको हम और थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं साथियों। चलिए देखिए इसका क्या आंसर होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखना है भाई कि यहाँ पर डाटा में इंफॉर्मेशन क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो इनटू का मतलब है योग, जहाँ इनटू है वहाँ पर आपको क्या कर देना है, योग कर देना है, ठीक। और जहाँ डिवीज़न है इसका मतलब है घटाओ, यहाँ डिवीज़न के स्थान पर हम लोगों को माइनस कर देना है। फिर प्लस का अर्थ है गुणा, यानी कि यहाँ पर गुणा कर देना है। और जहाँ माइनस है वहाँ पर डिवीज़न का सिंबल, ठीक है, ये है डिवीज़न का। और जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ वहाँ क्या कर देना है, डिवीज़न कर देना है। और जहाँ प्लस है वहाँ पर इनटू कर देना है, ठीक है। इसको अब सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले सॉल्व करते हैं। डिवीज़न है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 4 आ जाएगा, ठीक है। और इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12 चौक 48, यहाँ से हो गया 480। यहाँ से देखो 2 2 से कैंसिल आउट हुआ और 2 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। और चूँकि यहाँ पर कितना है, -4 है, तो -4 + 1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा यहाँ पर। तो 480 में से जब हम लोग 3 घटाएंगे तो ये आ जाएगा करेक्ट आंसर 477 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए 477। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है हम लोगों का 58। इसका देखते हैं क्या आंसर होगा, ठीक है। ये भी सेम वही है, इसमें आपको ऑप्शन अब दिया गया है। पहले उसमें देखो बताया गया था उसी इक्वेशन में कि ठीक है इनको सभी को चेंज करना है, बट अब आपको इक्वेशन दे दिया गया है। अब आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है कि किन 2 चिन्हों को अगर हम लोग बदलते हैं तो करेक्ट आंसर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो इसके लिए बेसिकली अगर हम लोग सबसे पहले डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन को चेक करते हैं, बट ऑप्शन नंबर ए से हम लोग स्टार्ट करके इसको चेक करते हैं, ठीक है। 58 को देखते हैं क्या आंसर होगा, ये है 58, ठीक। अब इसका हम लोग करते हैं ऑपरेशन, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये हम लोग यहाँ पर रखते हैं, तो प्लस के स्थान पर क्या कर देना है, माइनस कर देना है। और जहाँ प्लस है और वहाँ पर माइनस, और माइनस के स्थान पर कर देना है प्लस, ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ हो गया 2 छक 12, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया 6 + 6, और यहाँ देखो माइनस है 3 चौक 12, ठीक है। और ये प्लस है तो 6 और 5 कितना हो गया साथियों, 11। और ये हो गया ये 11 है ना, हाँ 11, और ये हो गया -12। तो -11 और +11 इसका क्या वैल्यू होता है साथियों, -1, ठीक है। तो इसको जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो इसका वैल्यू क्या आ गया, -1। और इधर भी देखो क्या है, -1, यानी कि इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसमें जो प्लस और माइनस को अगर हम लोग आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो ये इक्वेशन आपस में बराबर हो जाएंगे। तो चलते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। ये है, आपको यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं, इनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसको आपको सेट करना है। तो इन सब प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए साथियों सबसे पहले हम लोगों को ऑप्शन को देखना होता है, ठीक है। ये सब प्रश्न हम लोग ऑप्शन के माध्यम से बहुत तेज़ी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, चलिए अब चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम इस ऑप्शन को देखें तो 3 5 3 5 इन सभी में सेम है, ठीक है। बट यहाँ पर देखो 3 4 हो गया, तो इसको तुरंत गलत काटो, ठीक है।
अब देखो ये है ऑप्शन नंबर, ये यहाँ पर 3 5 4 है, यहाँ पर 3 5 4 है और यहाँ पर 3 5 1 है, तो इसको भी गलत कर दो। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये देखो दो इक्वेशन में सेम सेम आ रहा है। अब यहाँ पर जो फंस रहा है 2 है पहले कि 1 होगा। ठीक, तो अब इसको चेक कर लो। यहाँ पर 1 है, 1 में क्या है RES है और यहाँ पर REB है। सबसे पहले S आएगा उसके बाद B आएगा, यानी कि सबसे पहले आपका 1 आएगा उसके बाद में 2 आएगा। तो ये तो हो गया गलत, सही कौन सा हो गया? B। ठीक, तो इस तरह से 59 का ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हम लोगों का प्रश्न है ये है 60। ठीक है, इसको देखते हैं क्या आंसर होगा। ये है साथियों क्वेश्चन नंबर 60। ठीक, इसका क्या है देखिए, कह रहा है कि यदि टर्बुलेंस शब्द में पहला लेटर अंतिम लेटर के साथ बदलता है, दूसरा लेटर नौवें लेटर के साथ बदलता है, और मतलब जो भी और लेटर हैं वो सभी इसी तरह से बदले जा रहे हैं। ठीक है, ये गलत है, यहाँ पर भी नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन ये टाइपिंग एरर है। तो इसमें बताना है कि जो नवनिर्मित लेटर है के बाद, ठीक है, नवनिर्मित लेटर शब्द में के बाद कौन सा लेटर आएगा। सॉरी फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा गलती हो गया, देखते हैं एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या है कि यदि टर्बुलेंस शब्द में पहला लेटर अंतिम लेटर में के साथ बदलता है, दूसरा लेटर नवे लेटर के साथ बदलता है, ठीक है, और जो और भी शब्द हैं इसी तरह से बदले जा रहे हैं, तो बी के बाद कौन सा लेटर आएगा, ये प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या करना है, देखिए ये इसका प्रश्न ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है। इसमें क्या कहा गया है, देखो जो ये टी है ना, इसको ई के रूप में लिख दिया। बेसिकली इस प्रश्न के कहने का मतलब क्या है कि ये जो टी है, ये देखो पहले टी से ऐसे लिखते हुए जाए, मतलब जो सीरीज है सबसे पहले टी लिखा गया, उसके बाद में यू है। ठीक है, तो इसी सीरीज को ऐसे जस्ट रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। ठीक है, तो पूछा जा रहा है, तो जब इसको रिवर्स ऑर्डर में आप लिखोगे तो बी के बाद में क्या आएगा। ठीक है, जब आप इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे तो बी के बाद में क्या आएगा, आर आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे, इसके बाद में सी, इसके बाद में एन, ई एल, और ये हो जाएगा यू, और ये हो जाएगा आपका बी आर यू टी। ठीक, तो देखो बी के बाद में क्या आ गया, आर आ गया। हमने क्या किया, टी को ई से कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, सबसे पहले टी के स्थान पे ई लिखा, फिर यू के स्थान पे नवा लेटर सी लिखा, यानी कि यू के स्थान पे सी लिखा गया। ठीक, इसी तरह से आर के स्थान पे एन, बी के स्थान पे हम लोगों ने क्या लिखा, ई। ठीक है, इसी तरह से यू के स्थान पे एल लिख दिया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों 60 का सी हो जाएगा। जब भी इस तरह से प्रश्न मिले तो ऐसे आप रिवर्स ऑर्डर में चले आइए। ठीक है, अब जो भी लेटर के दाएं बाएं पूछा गया है आप उसका आंसर बता सकते हो। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है 61। 61 है, इसको देखते हैं क्या होगा आंसर। देखिए 61 क्या है कि यदि विक्टोरी प्लान, ठीक है, शब्द में सभी व्यंजनों को पहले वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है और फिर सभी स्वरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो कौन सा शब्द बाएं से चौथे के दाईं ओर दूसरा शब्द होगा। ठीक है, ये है प्रश्न, यानी कि इसमें जो व्यंजन है, ठीक है, सबसे पहले आप उनको अल्फ़ाबेट ऑर्डर में लिख लो, उसके बाद में जो वॉवेल हैं उनको अल्फ़ाबेट ऑर्डर में लिख लो। ठीक है, अब उसके बाद में जो अब यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा बाएं से चौथे के दाएं, अच्छा बाएं के चौथे से दाएं का मतलब क्या हुआ, यानी कि इसका मतलब देखो L4 और R2, इसका मतलब बाएं से हम लोगों को छठा अक्षर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक, इसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कौन सा लेटर आएगा, सी, यल, इसके बाद में यन, इसके बाद में पी, आर, टी, बी, वाई। ठीक है, ये हो गया आपका जो कॉन्सोनेंट था, इसको हमने अल्फ़ाबेट ऑर्डर में लिख दिया। अब आपका यहाँ पर वॉवेल देखो, वॉवेल है ए, आई और वो। ठीक है, ये है ये ए, आई, ओ। तो सबसे पहले ए लिखो, इसके बाद में आई, और ये वो हो गया। अब इसको हमने जैसे प्रश्न बताया गया था उसी फॉर्म में लिख लिया। अब बताना है बाएं से चौथे के दाईं ओर छठा। तो अभी हम लोगों ने जब इसको सॉल्व किया, बाएं से चौथे के दाएं दूसरा, तो बाएं से बेसिकली छठा अक्षर बताना है। तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ये और टी सही हो जाएगा। ठीक है, 61 का ऑप्शन नंबर ये सही हो गया। अब 62 की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है,
ये जो 62% दिख रहा है साथियों, ये देखने में तो बहुत बड़ा है, बट अभी हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ही छोटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। ये जो इसका लेंदी मतलब होता है ना, ये आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बताया जा रहा है सब कुछ। ठीक है, प्रश्न बहुत ही छोटा है। चलिए देखते हैं कैसे। देखो यहाँ पर प्रश्न अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो एक निश्चित कोड भाषा में निम्नलिखित प्रत्येक घड़ी में समय, ठीक है, जो यहाँ पर प्रतीक दिए गए हैं ये घड़ी के समय को निरूपित करते हैं। कैसे? जैसे जो परसेंटेज है, ठीक है, इसका मतलब है या तो घंटे की सुई या फिर मिनट की सुई किस पर है, 2 पर है। यानी कि जो परसेंटेज है इसका मतलब है या तो घंटे की सुई होगा या फिर मिनट का, मतलब दोनों सुई हो सकता है। और ये कहाँ पर होगा, 2 पर होगा। प्लस का मतलब जो है ये 5 पर होगा, या तो घंटे या जो मिनट का सुई होगा अगर प्लस आएगा तो इसका मतलब 5 पर होगा। और जो ये क्वेश्चन मार्क है इसका मतलब है कि जो मिनट की सुई है वह 3 पर है। ठीक है, या घंटे की सुई। और ये जो ग्रेटर देन का सिंबल है इसका मतलब है कि जो मिनट या घंटे की सुई है वह आपकी 4 पर है। और जो ये इसे भी मान लो, ठीक है, ये सिंबल किस पर होगी, 12 पर होगी। इसी तरह जो ये सर्वांगसम का, ठीक है, जो डिफरेंस का मतलब यहाँ पर है सिंबल, ये बता रहा है कि जो मिनट या घंटे की सुई है वह किस पर है, 8 पर है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर इतना जो इन्फॉर्मेशन, ये इतना लंबा चौड़ा जो लिखा गया है, इसका मतलब ये जो यहाँ पर सिंबल है इनको बस केवल इसी के रूप में बताना था, इसको डिफाइन करना था। अब देखो यहाँ से पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। अब देखो ये भी इन्फॉर्मेशन ही है। यदि 2 प्रतीक दिए जाते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से पहला प्रतीक घंटे की सुई माना जाता है और दूसरे को मिनट की सुई माना जाता है। यानी कि कहने का कुल मतलब है, जैसे मान लो अगर परसेंटेज और यहाँ पर प्लस एक साथ आ जाए तो ये होगा घंटे की घंटे, यानी कि यहाँ पर 2 नीडल्स आ गए। ठीक है, जो परसेंटेज यहाँ पर डिफाइन करेगा इसका मतलब होगा ये घंटे वाली सुई है और ये घंटे वाली पर है। ठीक, और ये जो दूसरा है यहाँ पर प्लस, इसका मतलब ये जो सुई होगी ये मिनट पर होगी। ठीक है, ये मिनट बताएगी, पहला घंटा बताएगा, दूसरा मिनट बताएगा। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या बताया है इन्फॉर्मेशन। और ठीक, अब देखो उदाहरण के लिए, जैसे देखो यहाँ पर 2 सिंबल दिए गए हैं, एक ग्रेटर देन का है और एक डिफरेंस का है। तो मतलब यह भी अभी हम लोगों ने देखा कि ये जो सिंबल था इसका मतलब घड़ी की सुई 4 पर होगी, या तो मिनट की होगी या फिर घंटे की होगी। चूँकि यहाँ पर देखो 2 सिंबल आ गए तो पहला क्या बताएगा, घंटे की, यानी कि पहला कितना बजा रहा है, 4 बज रहा। ठीक है, अब दूसरा देखो ये डिफरेंस का, डिफरेंस मतलब 8 पर, यानी कि मिनट वाली सुई कहाँ पर है, 8 पर है। तो 8 पर है तो कितने मिनट का समय दिखाएगी, 40 मिनट का। तो इसका मतलब क्या हो गया, 4:40। और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि जो समय हो वह पीएम, यानी कि फर्स्ट मेरिडियन में यहाँ सबको डिफाइन किया गया, सबको पीएम में मान करके चलना है। तो अब जो प्रश्न स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, ये है प्रश्न। ठीक है, अब देखो प्रश्न क्या है कि अगर मान लो एक ट्रेन है, ठीक है, जो डी है वो 10 मीटर प्रति सेकंड की एक समान गति से यात्रा करती है। यानी कि कोई एक ट्रेन है डी है जिसका स्पीड है 10 मीटर प्रति सेकंड, और इसका जो टाइमिंग है परसेंटेज एंड ग्रेटर पर लखनऊ के लिए आगरा से रवाना होती है, और ट्रेन एफ जो लखनऊ से आगरा यात्रा करती है। ठीक, ये 2 ट्रेनें हैं और यात्रा परसेंटेज और डिफरेंस पर शुरू करती हैं। ट्रेन एफ ट्रेन डी की तुलना में 1/3 तेज यात्रा करता है। अगर आगरा और लखनऊ की टोटल बीच जो दूरी है, ठीक है, उनके बीच जो टोटल दूरी है वो कितना है, 138 किलोमीटर है। तो दोनों ट्रेनें एक दूसरे से किस समय पर मिलेंगी, ये है प्रश्न। ठीक है, अब इसको चलो समझते हैं हम लोग एक सादे पेज पर। तो देखो एक ट्रेन है भैया डी, ठीक है, ये जा रहा है यहाँ से लखनऊ से आगरा के लिए, ये है डी, यहाँ बना दो आगरा, यहाँ बना दो लखनऊ, ये हो गया डी। ठीक है, इसका जो स्पीड है वह 10 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक, क्या है, 10 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा 10 मीटर प्रति सेकंड है, चूँकि सबको किलोमीटर प्रति घंटे में हमको आंसर बताना था तो इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं किलोमीटर प्रति घंटे में। तो 10 मीटर प्रति सेकंड को हम लोगों को किलोमीटर प्रति घंटे में अगर कन्वर्ट करना होता है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये ट्रेन डी की स्पीड है, इतने स्पीड से वह लखनऊ से आगरा के लिए रवाना होती है। अच्छा इसका टाइमिंग देखो क्या था। ठीक है, इसका टाइमिंग हम लोग अगर देख लेते हैं तो इसका अगर टाइमिंग यहाँ पर देखो क्या है, परसेंटेज और ये है लेस दैन। ठीक है, परसेंटेज का मतलब क्या है
कि ये 2 पर सुई होगी, ठीक है। और लेस का मतलब क्या होता है, ये जो सुई होगी 4 पर होगी। तो पहला 2:20 पर, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पर मेंशन कर दे रहे हैं, ये 2:20 पर PM है सब। तो हमको किस में काउंट करना है, PM में ही काउंट करना है। तो ये जो डी ट्रेन है ये 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 2:20 पर, ठीक है, ये लखनऊ से आगरा के लिए रवाना होती है। ठीक इसके कुछ समय बाद मान लो ये एक ट्रेन है एफ, ठीक है, वो आगरा से लखनऊ के लिए रवाना होती है। ये है ट्रेन एफ, ठीक है। और इसका जो टाइमिंग है वो आपको यहाँ पर बताया गया है। ये जो एफ है इसका टाइमिंग है परसेंटेज और डिफरेंस। परसेंटेज का मतलब अभी हम लोगों ने देखा 2, ठीक है, और डिफरेंस का मतलब क्या हुआ 8, यानी कि ये जो है 2:40 पर, ठीक है। देखो भाई यहाँ पर जो पहला सिंबल है घंटे को डिफाइन करेगा, तो घंटे वाली सुई अगर 2 पर होगी तो 2 बजेगा, मिनट वाली सुई कहाँ पर 8 पर, यानी कि 2:40 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। ये कहने का मतलब है। तो यहाँ पर जो ट्रेन एफ है ना ये 2:40 PM पर कहाँ से, आगरा के लिए, आगरा से लखनऊ के लिए रवाना होती है, ठीक। ये हो गया डाटा। तो अब यहाँ पर एक चीज़ और बताया गया है हम सभी को, जो यहाँ से ये टोटल दूरी है ना ये टोटल है 338 किलोमीटर, ठीक। तो अब ये बताना है कि ये दोनों ट्रेनें जब आपस में ये 2:20 पर, ये 2:40 पर चलती हैं तो आपस में ये कब मिलेंगी, ठीक है, एक दूसरे से। तो अब यही हमको निकालना है। तो इसके लिए हमें भाई इन दोनों का स्पीड चाहिए। यहाँ पर एक का स्पीड दिया गया है, ठीक। तो चलिए अब इसको हम लोग और सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो इसको हम थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं स्पेस के लिए। ये हो गया स्पेस हम लोगों का, ठीक है। ये तो अब और देखते हैं इन्फॉर्मेशन क्या है। अब देखो यहाँ पर एक लाइन और जो दिया गया है कि जो ट्रेन एफ है वो डी की तुलना में 1/3 तेज़ यात्रा करती है। इसका मतलब क्या है, अगर ये एफ है, ठीक है, और ये क्या है डी है, ठीक। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं क्या है, एफ डी की तुलना में 1/3 तेज़ यात्रा करती है। तो इसका मतलब क्या है समझ रहे हो, ये एफ है और ये डी है। अगर ये इसकी स्पीड कितनी है 3 है तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। 1/3 का मतलब क्या 1/3, अगर इसका 3 है तो इसमें 3 एक ऐड कर देंगे तो 4 हो जाएगा। यानी कि अगर डी का स्पीड 3 है तो एफ का स्पीड कितना है 4 है, ठीक है। ये है इसका कहने का मतलब, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो इस 3 का जो ये किसका रेशियो आ गया, स्पीड का रेशियो आ गया, बट ये एक्चुअल में इसका जो 3 यूनिट है इसका वैल्यू कितना है 36 है। तो ये 4 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, ठीक। यानी कि जो ट्रेन एफ था उसका जो स्पीड निकल के आ गया यहाँ से 48 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, और डी का हम सबको पता ही था 36 किलोमीटर प्रति घंटे था। तो अब यहाँ से अब हम लोग प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अब देखो क्या करना है, चूँकि देखो ये ट्रेन स्टार्ट हो रहा है 2 यहाँ से देखते हैं, ये देखो ये जो ट्रेन है ये 2:40 पर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये जो ट्रेन है 2:40 पर, और ये जो ट्रेन चल रहा है 2:20 पर। तो भाई ये गलत बात है ना, दोनों को सेम समय पर चलाओ। तो यहाँ पर देखो ये 20 मिनट पहले चल रहा है, तो जब ये 20 मिनट पहले चलेगा तो ये 20 मिनट में कितना दूरी तय कर लेगा, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं, इसका स्पीड है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये 20 मिनट में कितना दूरी तय कर लेगा इसको निकाल लेते हैं। तो 20 गुणे और यहाँ से हो जाएगा ये 36, और चूँकि ये मिनट में है तो इसको घंटे में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 20×3 60 और यहाँ से हो जाएगा 12×3 36, यानी कि ये जो डी है ये पहुँच गया 2:40 पर, ठीक। ये हो गया 2:40 पर, ठीक है। इसको हम एक बार और साफ से लिख दे रहे हैं यहाँ पर।
तो चलिए देखते हैं अब इसको। देखो ये जो कुल प्रश्न था ना, उसका कुल कहने का मतलब ये था कि ये जो डी है ये लखनऊ से आगरा के लिए 2:20 पर 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से निकलती है। ठीक है, इसके बाद में एक ट्रेन एफ है वह 2:40 पर आगरा से लखनऊ के लिए निकलती है। और इसका जो हम लोगों ने स्पीड देखा था कि डी की अपेक्षा इसका 1/3 स्पीड ज़्यादा थी। अगर डी का स्पीड 3 था तो इसका स्पीड 4 था। तो हमने इसको सॉल्व किया, 3 का वैल्यू 36 था तो 4 का वैल्यू कितना आ गया, 48 आ गया। ठीक, ये हो गया। अब चूंकि ये 2:40 पर निकल रहा है और ये 2:20 पर निकल रहा, तो हमने इन दोनों को बराबर कर दिया, इसको भी 2:40 पर निकाला। तो ये दूरी कितना तय कर लिया था, 12 किलोमीटर, तो इसमें से हमने यहाँ से घटा दिया। तो ये जो टोटल दूरी आ गया 326 किलोमीटर आ गया। ठीक है, अब इस 326 को ये दोनों मिल करके तय करेंगे। तो 326 को ये लोग कितने स्पीड से तय करेंगे, 36 और प्लस 48 के स्पीड से। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो, यही हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आ गया 326/8 और 6 होता है 14, 4 3 7 और 1 8, 84 आ गया। ठीक, तो जब हम लोग इसको और सिंपलीफाई करेंगे तो यहाँ से हम लोगों का वैल्यू निकल के आ जाएगा 2/3। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे तो 2/3 आ गया। कैसे, अब देखो 21 से हम लोग अगर इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 21 से नहीं, पूरा यहाँ से नहीं डिवाइड हो पाएगा। 1 मिनट, यहाँ से गलत हो रहा है कुछ। देखो इसको अगर हम लोग 21 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 21 चौक 84 हो जाएगा। और इसको डिवाइड करेंगे तो 21 इक्यानवे 21 हो जाएगा और यहाँ से 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 21 इक्यानवे में 21 हो जाएगा। तो 21 में से 32 में से अगर हम लोग 21 को घटा देंगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 32। तो यहाँ से हो जाएगा 11 और यहाँ से हो जाएगा 116। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें कुछ गलत लग रहा है। एक बार हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस है ना वो 138 किलोमीटर है। यहाँ पर हम लोग इसको मेंशन कर लेते हैं, यहाँ गलती हुआ था। तो ये जो दूरी है ये 138 किलोमीटर है। तो अगर 12 घटाएंगे तो ये 126 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से तो ये आ गया यहाँ से 126। ठीक, ये हो गया 126। ठीक है, वही तो यहाँ पर गलत हो रहा था। तो 21 चौक 84 हो गया और 21 छक्का 126 होता है। तो इसका वैल्यू कितना आ गया निकल के 3/2, यानी कि 1:1/2 हो जाएगा। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यानी कि 1.5 घंटे हो गए। ठीक है, 1.5 घंटे, जब 1.5 घंटे यानी कि 2:40 में हम लोग यहाँ पर 1.5 घंटे ऐड कर देंगे यहाँ पर इस तरह से, तो ये आ गया 0। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं 0 हो गया। और यहाँ पर 4 और 3 7 होगा, 70 मिनट तो होता नहीं है। तो ये जो 70 मिनट है 60 निकल जाएगा तो यहाँ पर 10 मिनट बच जाएगा। ठीक है, तो और यहाँ से जब 10 मिनट बच जाएगा तो 2 1 3 हो जाएगा, 1 घंटा इसमें ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे पर कब मिलेंगे, कितने बजे, 4:10 पर आपस में एक दूसरे से संपर्क करेंगे। ठीक है, मिल जाएंगे। ये जो ट्रेन जा रही है डी से और ये जो एफ है 4:10 पर ये लोग मिलेंगे। तो अब देखो इसको मेंशन कर देना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब 4 चेक करो किस सिंबल से डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पर देखो जो 4 है, सबसे पहले 4 को पकड़ो। ठीक है, तो 4 यहाँ पर जो डिफाइन किया जा रहा है इस सिंबल से। ठीक, तो 4 और 4:10, 10 मिनट के लिए मिनट वाली सुई कितने पर होनी चाहिए, 2 पर होनी चाहिए। तो ये यानी कि हम लोगों का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये सबसे पहले तो ये वाला सिंबल होना चाहिए और इसके बाद में परसेंटेज होना चाहिए। अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बस इसमें थोड़ा सा समय लग सकता था क्योंकि ये प्रश्न बड़ा था, ये पेज इधर उधर करने में, इसलिए थोड़ा समय लगा। बाकी बहुत ही आसान सा प्रश्न था। ठीक है, चलिए आप लोग इसको एक बार और रिवाइज करके देख लीजिएगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या जो है हम लोगों का वो है 63। ये बहुत ही आसान सा प्रश्न होता है। इस तरह के प्रश्नों को भी साथियों हम लोग सॉल्व करने के लिए ऑप्शन की मदद लेते हैं। कैसे, जैसे देखो मान लो ये प्रश्न है कि एक निश्चित कूट भाषा में ये लिखा गया है। ठीक है, जैसे क्या है प्रश्न, बैड टाइम टू परचेज को लिखा गया है ही बो NJYZ के रूप में। इसी तरह से लिखा गया है इन्वेस्ट मनी एंड एफर्ट्स को ही टा GMR के रूप में लिखा गया है। फिर लिखा गया है परचेज बैड
स्टफ ओनली YZBORDFP के रूप में। इसके बाद में लिखा गया ओनली एनर्जी एंड मनी को TAFQMRUX के रूप में। तो हम लोगों को बताना है इन्वेस्ट एफर्ट्स टू एनर्जी के लिए हम लोग क्या कोड यूज कर सकते हैं। ठीक, ये है प्रश्न। तो देखो हम लोग इसको ऑप्शन से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके ऑप्शन को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें देखो ये दो ऑप्शन रिपीट हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी और सी, यानी कि टी ए है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर टी ए कहाँ पर है। ठीक है, देखो टी ए यहाँ पर है, TAMR और TAMR यहाँ पर है। इन दोनों में कॉमन ढूंढो क्या है। यहाँ पर है इन्वेस्ट मनी एंड एफर्ट्स। ठीक है, और इसमें देखो क्या है एंड मनी। ठीक है, तो यानी कि जो TA और MR है इसका कोड क्या होगा, मनी एंड के लिए होगा। ठीक, जो T और MR है ये किसके लिए यूज हुए हैं, या तो एंड का होगा या फिर मनी का होगा। चूँकि इन दोनों में हमें यह नहीं बताना है कि इसमें से ना तो मनी है और ना ही एंड है, तो ये दो ऑप्शंस तो तुरंत ही गलत हो जाएंगे। ठीक, अब इसके बाद में देखो इसमें बच रहा है एक ही, और इसमें देखो एक है आपका ये। ठीक है, UXG। तो अभी हम लोगों ने देखा इसमें क्या था T और MR, और जो T और TA और MR जो है ये किसके लिए यूज हो रहा है, एंड मनी के लिए यूज हो रहा है। चूँकि प्रश्न में ना तो मनी है और ना एंड है, तो हम उन सभी ऑप्शन को कैंसिल आउट कर देंगे जिसमें MR और TA होंगे। इन दोनों ऑप्शनों को हमने TA से कैंसिल किया, और इसमें देखो MR था, इसको भी हमने कैंसिल आउट कर दिया। तो बच कौन सा गया, ऑप्शन नंबर डी बच गया, और यही करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह के प्रश्नों को साथियों हम लोग ऑप्शन के माध्यम से आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, और मान लो थोड़ा सा और टिपिकल होता, ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग लिख भी सकते हैं और यहाँ सिंबल के माध्यम से भी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर समय है तो, नहीं तो इसी तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है साथियों ये है आपका कोडिंग का। इसका बताइए क्या होगा आंसर। ये है प्रश्न। ठीक, और ये हैं आपके ऑप्शन। तो देखो यहाँ पर बताया गया है कि लॉन्गर को लिखा गया है QDFMN के रूप में, तो टाइगर को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें बेसिकली इधर से चलने पर तो कोई यहाँ पर रिजल्ट मिल नहीं रहा, बट इसको अगर उल्टा चला जाए तो देखो 18 में से 1 कम 17। ठीक है, 5 - 1 कम 4। ठीक है, 7 - 1 कम 6। ठीक, तो इसी तरह यानी कि इसके रिवर्स ऑर्डर से 1 कम करते हुए लिखा गया। तो R से 1 कम करो क्या आना चाहिए, Q आना चाहिए। E से 1 कम करो तो क्या मिलना चाहिए, E से 1 कम करोगे तो D मिलना चाहिए। ठीक है, और G से 1 कम करोगे तो आपको मिलना चाहिए F। ठीक, अब यहीं पर रुक जाओ, अब ऑप्शन देखो QDF किस में है, QDF इसमें नहीं है, गलत। QDF इसमें है, A भी हो सकता है, A भी। यहाँ पर देखो QDF, यहाँ पर D नहीं, A भी गलत। QDF, ये दो ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, एक अक्षर और यहाँ पर आगे बढ़ जाए, अगर I से 1 कम करेंगे तो क्या मिलेगा, H। तो यानी कि QDFH, ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, पूरा नहीं चेक करना, हमको कोशिश यह करना है कि हम कितने से आंसर आइडेंटिफाई कर ले जा रहे हैं। ठीक है, समय बचाने के लिए हम तुरंत आगे बढ़ जाएंगे वहाँ साइड मार्क करके। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 65 है, ये ब्लड रिलेशन का है, और इस तरह के प्रश्नों को हम लोग बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर बताना है कि जो निम्नलिखित समीकरण है, यहाँ पर आप देखो ये जो ऑप्शन है ना, तो सबसे पहले हम लोग इसके प्रश्नों को पढ़ते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है EX की पत्नी है, EX की पत्नी है, यानी कि E का जो जेंडर होना चाहिए वो मेल होना चाहिए। ठीक, तो यही लॉजिक अब हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे। कैसे, देखते हैं। अगर मान लो यहाँ पर जो हमसे 2 प्रश्न पूछा गया है, इसके स्थान पर अगर हम लोग पहला ऑप्शन पुट करते हैं, यानी कि C के बाद में प्लस और D के बाद में C के बाद में इनटू और D के बाद में प्लस रखते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस अगर रखते हैं तो इसका जेंडर हम लोग देखते हैं, और यहाँ जो प्लस है ना वह क्या डिफाइन कर रहा है, प्लस डिफाइन कर रहा है कि M जो है, M + L का अर्थ यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि L जो है M का बेटा है। अगर यहाँ पर हम लोग प्लस रख रहे हैं तो E D का बेटा हो जा रहा है, बट इसका जेंडर होना चाहिए मेल फीमेल का। ठीक है,
और यहाँ इसका जेंडर मेल आ रहा है, तो इसलिए पहला ऑप्शन तो यहाँ पर नहीं हो सकता है। चूँकि देखो यही सेम इसमें डी में भी बताया गया है, तो पहला ऑप्शन और जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये दोनों कैंसल आउट हो गया। अब सेम इसमें हम लोग बी ऑप्शन के पास आते हैं, तो अगर मान लो डी के बाद में हम लोग रखेंगे माइनस, ठीक है, तो माइनस यहाँ पर क्या डिफाइन कर रहा है, यल यम की पत्नी है। यहाँ पर जो यल है ना ओ यम की पत्नी है, यानी कि यहाँ पर जो दूसरा वाला है ये पहले की क्या है, पत्नी है। और यहाँ हम लोगों को बताना था ई एक्स की पत्नी है, तो यहाँ पर अभी तो ये ठीक ठाक चल रहा है, ठीक। तो अब मान लो यहाँ पर अब हम लोग सी ऑप्शन को रखते हैं, तो क्या होगा, अब यहाँ पर हैज रख दे रहे हैं, ठीक है। तो हैज क्या डिफाइन कर रहा है कि यम यल की इकलौती बहन है, ठीक है। ई जो है डी की इकलौती बहन है, ये हो गया डी, और इसकी इकलौती बहन कौन हो गया, यल हो गया। और इसका मतलब है प्लस, तो प्लस क्या डिफाइन कर रहा है कि यल एम का बेटा है, जो ये डी है वो सी का बेटा है, ठीक। ये सी का ये क्या हो गया, बेटा हो गया, ये इसकी इकलौती बहन हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, माइनस, माइनस का मतलब अभी हम लोगों ने देखा यल यम की पत्नी है, यानी कि जो सी है ये किसकी पत्नी है, पी की पत्नी है। और यहाँ पर है दूसरा चीज़ जो डिफाइन किया गया है परसेंटेज, और परसेंटेज का मतलब है यहाँ पर कि यल यम का दामाद है, यानी कि जो एक्स है वो किसका दामाद है, वो पी का दामाद है, ठीक है। ये कौन, एक्स। अब देखो भाई इसका इकलौता बेटा है डी, और इसकी इकलौती बहन है यल, ठीक है, और ये इसका है दामाद, तो जाहिर सी बात है कि इसकी पत्नी कौन होगी, ये यल होगी। तो इस तरह से, इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 65 था इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 66 है। प्रश्न संख्या है साथियों 66। ये क्या है कि दी गई जानकारी सावधानी पूर्वक पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, जब मदिरा सिंह अपने MBBS कोर्स में टॉप किया, ठीक है, तो वह मेडिकल पेशे में शामिल होने वाली अपनी परिवार की 7वीं सदस्य बन जाती है। अन्य सभी परिवार के सदस्य अर्थात तन्मय, नीरज, मोनीश, सचित, रुचिका और विनीता, और ये सवाई मान सिंह अस्पताल में डॉक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। और तीसरी पीढ़ी के सबसे कम उम्र के मदिरा सिंह उनसे जुड़ने के लिए तैयार हैं, ठीक है। ये जो मदिरा सिंह है इसी के बारे में इंफॉर्मेशन बताया जा रहा है। MBBS कर लेती है, ठीक है, तो अपने परिवार में 7वां सदस्य बन जाती है, और इसके घर के जितने भी सदस्य हैं सबके सब डॉक्टर हैं। और इसमें बताया जा रहा है कि इसमें 2 युगल, ठीक है, 3 पीढ़ियों के इस परिवार में, टोटल जो उनका पीढ़ी है 3 पीढ़ियों का परिवार है, इसमें 2 युगल जोड़ी हैं, और 2, ठीक है, इसमें 2 युगल जोड़ी और भाइयों और बहनों के 2 जोड़े हैं, ठीक है। इसमें 2 युगल जोड़ी हैं, भाइयों और बहनों के 2 जोड़ी हैं। परिवार में 3 ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, 2 दंत चिकित्सक हैं, 1 चिकित्सक और 1 स्नायु विशेषज्ञ हैं, मतलब न्यूरोलॉजिस्ट हैं। परिवार में कोई एक महिला, 1 ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं है, मतलब कोई भी महिला ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं है। विनीता न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है। यह है इन्फॉर्मेशन। परिवार में कोई विवाहित व्यक्ति, 1 दंत चिकित्सक नहीं है, मतलब जो व्यक्ति है वह कोई एक उसमें से ऐसा है कि वह दंत चिकित्सक नहीं है। तन्मय नीरजा का पुत्र है, जबकि संकीत मोनीश का पुत्र है, जिसकी पत्नी विनीता है। मोनीश एक ऑन्कोलॉजिस्ट है। मोनीश और विनीता परिवार में सबसे बड़े हैं। ये इन्फॉर्मेशन बहुत काम का चीज़ है साथियों यहाँ पर, ठीक है। मोनीश और विनीता परिवार में सबसे बड़े हैं। मदिरा सिंह संचित की बेटी हैं, जबकि रुचिका नीरजा की ननद, जेठानी या भाभी हैं। तो निम्नलिखित में से कौन एक चिकित्सक हैं, ठीक है। चलिए अब इसके हम लोग डायग्राम को ड्रा कर लेते हैं। तो देखिए अब इसके प्रश्नों को हम लोग जब यहाँ पर इमेज, ठीक है, इसका जब हम लोगों ने चित्र ड्रा किया, इस तरह से ये प्रश्न सॉल्व होगा, तो हम लोगों ने देखा इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए साथियों हम लोग रिवर्स में चलते हैं, ठीक है। रिवर्स का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाए, जैसे यहाँ पर एक दिया गया था इन्फॉर्मेशन कि विनीता, मोनीश और विनीता परिवार में सबसे बड़े हैं, ठीक है। ये हो गया मोनीश और ये हो गया विनीता, ये दोनों परिवार में सबसे बड़े थे और इन्हीं के बारे में डाटा दिया गया था। तो सबसे पहले हम लोगों ने इनको बनाया, चूँकि ये दोनों क्या थे, आपस में पति और
पत्नी थे। ठीक है, इनका पुत्र कौन था? संकित था। और ये संकित का भाई कौन हो जाएगा? संचित हो जाएगा। और इसकी बहन कौन हो जाएगी? रुचिका हो जाएगी। ठीक है, चूंकि यहाँ पर क्वेश्चन में बताया गया है कि यहाँ पर प्रश्न में 2 युगल हैं। ठीक है, 2 कपल हैं। 2 कपल यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर, ठीक है, क्या है? 2 युगल जोड़ी हैं। तो एक युगल यहाँ पर हो गया, एक युगल यहाँ पर हो गया। और ये जो नीरजा की ननद है, ठीक है, यहाँ पर देखो जो रुचिका है या नीरजा की ननद या जेठानी है। अगर यहाँ पर नीरजा और ननद, इनका जनरेशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो ये हो गई नीरजा और ये हो गई रुचिका। ठीक है, इसकी ये ननद या जो भी हो सकती है, बन गया। अब यहाँ पर देखो इसका पुत्र कौन था? तन्मय। ठीक था। और संचित का क्या हो जाएगी? यहाँ पर पुत्री मदिरा सिंह हो जाएगी। चूँकि बेसिकली जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसमें से कौन चिकित्सक है, तो यहाँ से जब हम लोगों ने इसका डायग्राम बनाया तो यहाँ से निकल के आया जो ये विनीता है, यही क्या है? ये चिकित्सक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, विनीता हो जाएगा। इसको एक बार और देख लीजिएगा ध्यान से आप लोग, रिवाइज करके ये आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है 19। ठीक है, 67। ये क्या है साथियों? इसको हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। इसमें बताना है 3 पीढ़ियों के कसम परिवार में 8 सदस्य हैं। ए से लेकर के एस तक हैं। सी जी की बहू है। ठीक है, सी जी की बहू है। ई बी का एकमात्र पोता है। ई बी का मात्र एकमात्र पोता है। डी ई के जो डी है वो ई के 2 मामा में से एक हैं। ठीक है, मतलब ई के 2 मामा हैं। और जी और डी जिनमें से एक पुरुष है, बी के बच्चे हैं। जी और डी में से जिनमें से एक पुरुष है, उनका एक बच्चा है, बी है। ठीक है, एफ डी के पिता हैं और एच जी के पति हैं। तो जहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिया जाए कंप्लीट वहीं से पकड़ लो। तो सबसे पहले हम लोग पकड़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, एफ डी के पिता हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसी को पकड़ा। ठीक, एफ। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो इन्फॉर्मेशन था क्या, एफ का जो बच्चा है वो कौन सा है? डी है। ठीक है, ठीक है, एफ क्या है? एफ डी के पिता हैं। यहाँ पर हम लोगों ने लिखा एफ पिता है किसका? डी का। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या है? जी और डी जिनमें से एक पुरुष है, बी के बच्चे हैं। मतलब डी और यहाँ पर है बी, सॉरी जी है, यहाँ पर गलत हो गया, ये हो गया जी। ठीक है, ये किसके बच्चे हैं? ये दोनों बी के बच्चे हैं। अच्छा, बी के बच्चे हैं, ए एफ का, ठीक है, ये डी का पिता है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? पति और पत्नी हो जाएंगे। कैसे? क्यों भाई? देखो इसका ये पुत्र है और ये बी के भी दोनों बच्चे हैं। ठीक है, तो ये दोनों, इन दोनों में जो रिलेशन होगा किसका हो जाएगा? पति और पत्नी का हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ हो गया। अब और आगे जो डाटा यहाँ पर बताया जा रहा है, ये कि जो यहाँ पर सी है, ठीक है, वो जी की बहू है। मतलब यहाँ पर जो है सी जी की बहू है। तो जो यहाँ पर सी होगा आपका, तो चलो देखते हैं इसको हम लोग। तो यहाँ पर क्या हुआ? ये हो गई, देखो जी की बहू है तो जी का कोई यहाँ पर पुत्र बना दो। ठीक है, ये जी का पुत्र हो गया। अब यहाँ पर देखो एच जी के पति हैं। इसका पति कौन है भाई? एच है। ये लो, हमने यहाँ पर एच को भी बना दिया। ठीक है, ये हो गई पत्नी और ये हो गए पतिदेव। ठीक है, ये इतना डाटा हो गया। अब एक चीज़ और यहाँ पर बताया गया है कि डी ई के 2 मामा में से एक हैं। मतलब ई के 2 मामा हैं। तो ये देखो, ये हो गई इसकी बहन और इसका ये हो जाएगा, ये पुत्र हो जाएगा। ठीक, और ये कौन हो गया? ई हो गया। और इसके हो गए 2 मामा। तो 2 मामा मतलब यहाँ पर एक, और जो बच गया आपका वो हो गया ये। ठीक है, तो ये दोनों हो गए आपस में पति पत्नी। ठीक है, ये हो गया ई और ये हो गया सी और ये हो गई फीमेल। ठीक है, तो अब हम लोगों को जो इसमें बताना था वो प्रश्न यह है कि दूसरी पीढ़ी में 2 पुरुष हैं। क्या है भाई? दूसरी पीढ़ी में 2 पुरुष हैं। तो यहाँ पर हो गया गलत। क्यों? क्योंकि दूसरी पीढ़ी में क्या है? 1, 2 और 3 पुरुष हैं। ठीक, तो ये हो गया पहला गलत। दूसरा, ए एच की ननद या जेठानी है। मतलब जो ए है वह एच की ननद या जेठानी है या भाभी है। तो एच यहाँ हो गई, तो ये एच मेल है तो इसकी ननद या जेठानी कहाँ से होगी? ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। दूसरा कह रहा है परिवार में पुरुषों और महिलाओं की समान संख्या है। पुरुषों और महिलाओं की संख्या क्या समान है? कहाँ है समान भाई? 1
2 3 4 5, इसमें से कितने पुरुष हैं 5, और महिलाओं की संख्या कितनी 1 2 3, ठीक है। और ये कहाँ सेम है, तो ये भी गलत हो गया। इसके बाद में देखो CF के पोते की पत्नी या नाते की पत्नी है, ये वाला सही हो जाएगा। देखो C कहाँ है, C यहाँ है। F का, अब F देखो कहाँ पर है, F है यहाँ पर। अच्छा इसका देखो ये नाती या पोता कौन है, E है, और उसी की पत्नी कौन है, C है, तो ये इस तरह से सही हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 67 था ये थोड़ा सा लॉजिकल था साथियों, बट सही था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है हम लोगों का 68, ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। 68, इसको हम जूम कर दे रहे हैं। 68 देखते हैं, तो इसमें हम लोगों को रिलेशन बताना है कि जिस प्रकार ये इसका पहले का रिलेशन है दूसरे के साथ, उसी तरह से वह कौन सा ऑप्शन है जो सेटिस्फाई होगा। तो देखो जिस प्रकार चूहे का संबंध कृंतक से है, मतलब ये चूहा का क्वालिटी क्या होता है, ये कृंतक होता है। तो ये देखो मधुमक्खी मच्छकालय, ये घर से संबंध है, तो ये गलत हो गया। नाविक समुद्री जहाज, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पर देखो बंजर गिरोह, ठीक है, बंजर और गिरोह से यहाँ से कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ देखो ये व्हेल एक क्या है, स्तन प्राणी है, ठीक है, तो ये इसका सही हो जाएगा। इसके बाद में आ जाते हैं 69 के पास में, ये सिलैक्स का प्रश्न है, इसको देखते हैं क्या इसका आंसर होगा। इसमें बताना है कि कुछ चूहे सफ़ेद हैं और कुछ सफ़ेद क्या हैं, सूअर हैं। तो इन दोनों में कुछ कुछ का रिलेशन है, इन दोनों में कोई रिलेशन बनेगा ही नहीं। इसके बाद में दूसरे और तीसरे का देखते हैं, कुछ सफ़ेद सूअर हैं, सभी सूअर नीले हैं, इन दोनों में रिलेशन बनेगा। कैसा रिलेशन बनेगा, पॉजिटिव रिलेशन बनेगा। फिर बताया जा रहा कोई सूअर गधा नहीं, यहाँ भी सूअर वहाँ भी सूअर, यानी कि तीसरे चौथे में भी रिलेशन बनेगा, बट यहाँ पर नेगेटिव का रिलेशन बनेगा। सभी गधे लंबे हैं, यानी कि इन दोनों भी रिलेशन बनेगा, बट कैसा रिलेशन बनेगा, नेगेटिव में बनेगा। तो चलिए देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या होगा। कुछ लंबे सूअर नहीं है, ठीक है, ये भी एकदम सही है। क्यों सही है, क्योंकि कुछ लंबे सूअर नहीं है, यानी कि 50 और 100 वैल्यू है। लंबे पर देखो वैल्यू 50 है और सूअर पर वैल्यू 100 है। तो यहाँ पर देखो लंबे पर वैल्यू क्या है, 50 है, और सूअर पर वैल्यू 100 है, तो पहला सही हो गया। कुछ चूहे सूअर है, अच्छा इन दोनों से मिल करके बना है, तो इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं बनेगा, तो दूसरा हो गया आपका गलत, ठीक है। तीसरा देखो सभी नीले गधे होने की संभावना है, ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है, सभी नीले गधे होने की संभावना है। नीले यहाँ है और यहाँ पर देखो क्या है, 50 है वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पर है आपकी गधे हैं आपके यहाँ पर, ठीक है। अच्छा सभी गधे नीले होने की संभावना क्या है, और भाई ये डेफिनेटली है कि ये क्या होंगे, सही नहीं होंगे। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केवल ऑप्शन नंबर 1 कि कुछ लंबे सूअर नहीं है, केवल यही एक फॉलो होता है, बाकी और सब क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो 69 का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 70 है, ठीक है। अब ये देखो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ये मैथमेटिकल प्रश्न है, इसका क्या आंसर होगा आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा और जूम कर दे रहे हैं, ये है प्रश्न, ठीक है, ये है यहाँ पर आपका इन्फॉर्मेशन। बताना है कि वर्ष 2016 में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो दिया गया है, वर्ष 2016 में भारत के 6 राज्यों द्वारा गन्ना उत्पादन निम्नलिखित ग्राफ में दिया गया है, ठीक है। बताना है कि गन्ना उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 20% से कम योगदान देता है, ठीक है। तो इसमें क्या बताना है कि 20% से कम ऐसा वह कौन सा राज्य है जिसका ये आमदनी है, ठीक है। तो सबसे पहले भाई इन सभी को काउंट कर लो, ठीक है, इन सबको काउंट करो। इन सबको काउंट करने के बाद में जब आप सब इन सभी को काउंट करोगे तो आएगा 95500। इसका 20% फाइंड आउट करो, 20% का मतलब 1/5, इसको कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, ठीक है। इसका कितना आएगा आंसर 19100। अब इससे चेक करो, ठीक है, अब इससे कंपेयर कर दो। तो चलो कंपेयर करते हैं, इससे कम जितने भी होंगे वो सब के सब भाई कम होंगे। तो 191 ये भी कम है, ठीक है, यानी कि जो ये आपका कौन सा है MH है, ये भी कम है, AP भी कम है। MH AP देखो इसमें MH नहीं है, इसमें AP नहीं, इसमें भी MH नहीं है, इसमें भी MH नहीं है, इसमें MH मिल रहा, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 70 था इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पूरा नहीं चेक करना, बस ये चेक कर लो उसमें से कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, कौन सा सही है और किस ऑप्शन में नहीं है, बस, ठीक है, तुरंत आगे बढ़ जाओ।
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या हम लोगों का 71 है। इसमें हम लोगों को बताना है, ये भी मैथमेटिकल का ही प्रश्न है साथियों, बहुत ही आसान सा है। इसमें आपको यहाँ पर कुछ डेटा दिए गए हैं 1994 से 2000 तक की 7 साल की अवधि में। ये कोई मिथुन इंस्टीट्यूट है जिसके लिए कैट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों का प्रतिशत यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर बताना है दिन 98 में अर्हता प्राप्त क्वालिफाइड उम्मीदवारों की संख्या कितनी है? 21। ठीक है, कितना है? 21,200 है। तो 98 में उपस्थित टोटल उम्मीदवारों की संख्या कितनी है? ये है आपका 98, और 98 का जो आपका यहाँ पर इंफॉर्मेशन है वो कितना है? 80 है। ठीक है, ये है 80। तो 98 में 80% है। 80% जो है टोटल क्वालिफाइड हैं, और ये 80% का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है 21200। तो 100% का चाहिए। ठीक है, तो इसको आप 80 से डिवाइड कर दो और गुणे 100 कर दो। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 8 × 16 होगा। कितना हो जाएगा? 8 × 16। ठीक है, चूँकि अब यहाँ 16 हो जाएगा तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। कुछ गलत हो रहा है क्या यहाँ पर? एक मिनट, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर देखते हैं 8 × 2 कितना हो गया? 16, यानी कि 8 दूनी 16। 16 यहाँ पर 5 बच गया, 5 यानी कि 52 हो गया। तो 8 छक 48 और 8 सते 56, 6-7 बार जा नहीं सकता तो 6 बार जाएगा, यानी कि 2 6। अब इसके बाद में इसको चेक करते हैं। 8 छक कितना हो गया? 48, 48 और 4 52, यानी कि 4 बचा और यहाँ पर 40 हो गया। तो 8 × 5 = 40। ठीक है, तो यहाँ पर 1 0 बढ़ा देते हैं। तो कितना आ गया आंसर? 26। यहाँ पर 8 × 5 = 40 होगा ना, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा 2650, और ये हो गया आपका 0। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2650। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 71 था, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग अब जल्दी से। प्रश्न संख्या है साथियों 72। ये भी बहुत ही आसान सा प्रश्न है। इसमें हम लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से सालों में तीनों कंपनियों द्वारा जो कुल निर्यात मूल्य एक समान था। ठीक है, इसकी सहायता हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ऑप्शन की सहायता से। ठीक है, देखो कैसे। देखो 95 और 98 में क्या समान है? 95 यहाँ है और 98 यहाँ है। ठीक है, 98 में अगर हम टोटल काउंट करते हैं तो यहाँ पर देखो कितना है? 50 और 80 130 और यहाँ से हो जाएगा 100, यानी कि जो 98 में है यहाँ से हो गया 80, 180 और 50। ठीक है, 130 हो गया। और यहाँ पर देखते हैं 95 में, तो 95 में टोटल कितना है? 40 60 100 और 100 120 कितना हो गया? 120। ठीक है, तो ये गलत हो गया, पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक, दूसरा भी इसी तरह से चेक कर लेते हैं। 98 और 96। 98 में हम लोगों ने चेक किया तो कितना है? 130। 96 में चेक कर लेते हैं। तो जब 96 में हम लोग चेक करेंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा? ये है 60। ठीक है, कितना है? 60 है। और यहाँ से ये जो लाइन है ना, ये थोड़ा सा ऊपर है, तो ये 60 और 10 हो जाएगा 70 और यहाँ से हो जाएगा ये 90। ठीक है, 60 और 70 कितना हो गया? 130। 130 और प्लस 90 कितना हो जाएगा? तो ये भी 120 हो जाएगा। ठीक है, 220। तो ये भी इक्वल नहीं हुआ, ये भी गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। 98 में अभी हम लोगों ने चेक किया कितना आया था निकल के? 180 180 180 प्लस 60, 180 प्लस 60 कितना आ गया? 240। ठीक है, ये 240 है। और 97 में चेक कर लो, 97 में कितना है? यहाँ पर देखो काउंट कर लो, ये है 60 और 80। ठीक है, 60 और 80 कितना होता है? 8 80 और 60 140, 180 140 प्लस 100 240। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसका देख लेते हैं एक बार फिर से। देखो ये जो है बताया जा रहा है ऑप्शन नंबर सी। देखो 98 कहाँ पर है भाई? 98 ये है। ठीक है, 98 ये है। तो यहाँ पर 98 में कितना है? 50 है। ठीक है, 50 और प्लस ये 50 प्लस 80 130 130 प्लस 100 ये हो गया 230। ठीक है, ये कितना हो गया? 230 हो गया। और यहाँ पर देखो सी में 97 में, देखो 97 में क्या है? ये है आपका 60। इसके बाद में ये कितना है आपका? 80 और 60 140 प्लस 100 ये हो गया 240। ठीक है,
ये आ गया 240 और ये आ गया 130, ठीक है। यानी कि ये दोनों भी नहीं सेम है, तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये बहुत ही आसान होता है, बस इसके डाटा को थोड़ा सा आसानी से आप लोग रिलैक्स माइंड होकर के सॉल्व करिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 73 है। ये क्या है कि है कथन में रमेश, ठीक है, ये जो कथन है रोहन का रैंक क्या है? इसमें बताना है कि रोहन का रैंक क्या है। कथन नंबर 1 है रोहन का रैंक नंदन के रैंक से 24 कम है, यानी कि ये रोहन है, ठीक है, और इसका जो रैंक है ये नंदन से 24 कम है, ठीक। कितना कम है? 24 कम है। दूसरा है रोहन का रैंक अर्चना के रैंक से 38 अधिक है। ये जो रोहन का रैंक है ये अर्चना के रैंक से कितना अधिक है? 38 अधिक है, ठीक है। कितना अधिक है? 38 अधिक है, ठीक। दूसरा चीज़ क्या है कि नंदन का रैंक अर्चना के रैंक से 10 कम है। नंदन का जो रैंक है वो अर्चना के रैंक से कितना कम है? ये है 10 कम है, ठीक। तो अब फिर बताना है कि इसका रैंक क्या है। इन दोनों के लिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सेटिस्फाई होगा? क्या एक अकेला पर्याप्त है? एक स्टेटमेंट से आप बता सकते हो कि इसका रैंक क्या है? गलत बात है। दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, दूसरे की सहायता से भी आप नहीं बता सकते हो। या तो एक या तो दो, ये भी क्या कह रहा है? या तो एक या फिर दो, ये दोनों ही गलत हैं। ना तो हम एक की सहायता से बता सकते हैं, ना तो दो की सहायता से बता सकते हैं, ठीक। अकेले ना तो हम एक की सहायता से बता सकते हैं और ना ही दो की सहायता से बता सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 73 हो गया। 74 जो है प्रश्न संख्या, ये बताना है साथियों हम लोगों को इसमें कि दिए गए प्रश्नों को पढ़ें और यहाँ पर आपको निर्णय बताना है। मित्तल के पास क्या है? अयप्पा सोसाइटी क्या है? मधापुर में एक इमारत है जिसमें 5 मंजिलें हैं, 1 से लेकर के 5 तक। इस तरह है कि उनको, ठीक है, निम्नतम मंजिल को 1 के रूप में गिना जाना है। यानी कि टोटल यहाँ पर 5 मंजिल है। 1, यहाँ पर उल्टा लिखेंगे, ठीक है, 5 4 3 2 1, ठीक, ये मंजिल है। इसमें ये बताया गया है जो सबसे निचली तल पर है उसको 1 से काउंट किया गया है, तो 5 मंजिलें हैं, इसमें गिना गया, यही बताया गया। इमारत के विभिन्न मंजिल पर 5 सदस्य रहते हैं, मतलब इन सभी सदस्य पर पुरुष भी रहते हैं, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है, अब ये कौन कौन से हो सकते हैं यहाँ पर आपको बताया गया है। आर्डर ये ज़रूरी नहीं है कि इसी आर्डर में हो। तो यहाँ पर देखो राम है, लीना है, टीना है, चारू है और अनीता रहते हैं, लेकिन एक ही क्रम में हैं, यह जरूरी नहीं है। साथ ही विभिन्न कंपनियां अर्थात ए बी सी डी और ई हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर एक कंपनी भी है और वो जो डिफ़ाइन किया गया है ए से लेकर के ई के रूप में डिफ़ाइन किया गया है। टीना मंजिल 2 पर रहती है, यहाँ पर रहती है टीना, ठीक है। टीना मंजिल 2 पर रहती है। जो डाटा दिया जाए उसको लिखते हुए आगे बढ़ो। और इसके बाद में और कंपनी डी में काम करती है, ये कंपनी डी में भी काम करती है। अब इसके बाद में और चारू मंजिल 5 पर रहती है, यहाँ पर हो गई चारू, सी एच से हम लोगों ने लिख दिया। चारू मंजिल 5 पर रहती है। इसके अलावा जो मंजिल संख्या 1 पर रहता है वह कंपनी ए में काम करता है, यानी कि यहाँ जो रहता है वो कंपनी ए में काम करता है। और जो मंजिल संख्या 3 में रहता है वह किस कंपनी में काम करता है, ये है हम लोगों का प्रश्न कि यहाँ पर जो काम करता है वह, यहाँ पर जो मंजिल संख्या 3 पर रहता है या किस कंपनी में काम करता है, ठीक, ये बताना है। हमारे पास यहाँ पर और इन्फॉर्मेशन है, ना तो लीना और ना ही अनीता कंपनी ए में काम करती हैं। यहाँ ना तो कंपनी ए जो है ना तो लीना होगी और ना अनीता होगी, ठीक है। तो अनीता और लीना कहाँ होंगी? यहाँ पर हो सकती हैं। यहाँ पर या तो अनीता होगी, लीना होगी, या लीना होगी या फिर अनीता होगी यहाँ पर। दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या है? जो व्यक्ति मंजिल संख्या 3 पर रहती है वह कंपनी सी में काम करती है, यानी कि ये जो यहाँ पर है वो कंपनी सी में काम करती है। एक डाटा यहाँ से मिल गया। अनीता कंपनी सी में काम नहीं करती, मतलब यहाँ पर अनीता नहीं है, तो अनीता कहाँ पर है? यहाँ पर काम करती है। यहाँ पर कौन हो जाएगी? लीना हो जाएगी। अब एक जो बच जाती है वो यहाँ पर हो जाएगी। बट अब हम लोगों को क्या बताना था कि जो 3 मंजिल संख्या 3 पर रहता है
वह कौन है। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोगों ने आसानी से निकाल लिया। ठीक है, और ये जितने भी स्टेटमेंट थे इन सभी की आवश्यकता हमें पड़ी, तब जा कर के हम लोगों ने निकाला कि मंजिल संख्या जो 3 है इस पर जो व्यक्ति रहता है वो लीना रहती है, वह किस कंपनी में काम करती है, सी में काम करती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, इस तरह से हम लोग अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है साथियों, ये भी बहुत ही आसान सा प्रश्न है। इसमें बताना है, इसमें भारत में 5 तेल रिफाइनरी कंपनियां हैं, ABCDEFG से डिफाइन किया गया है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन नंबर फर्स्ट है, कंपनी बी का उत्पादन कंपनी ए की तुलना से अधिक है, लेकिन कंपनी ई के मुकाबले ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ये है। तो यहाँ पर हम लोगों को जो बेसिकली बताना था कि इनमें से उत्पादन सबसे ज़्यादा है। तो देखते हैं, जो पहला स्टेटमेंट है, कंपनी बी का उत्पादन कंपनी ए की तुलना से अधिक है लेकिन ई के मुकाबले ज़्यादा नहीं है। तो यानी कि ये ई हो गया, यहाँ पर आपका हो गया बी और यहाँ पर हो गया आपका ये। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, कंपनी सी का उत्पादन कंपनी बी की तुलना में अधिक है लेकिन कंपनी डी के जितना नहीं है। कंपनी सी है, ये बी की तुलना में अधिक है लेकिन किसकी तुलना में कम है, डी की तुलना में कम है। ठीक, ये दूसरा स्टेटमेंट हो गया। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, कंपनी ई का उत्पादन उतना नहीं है जितना डी का उत्पादन है, यानी कि कंपनी ई का उत्पादन उतना नहीं है जितना कि कंपनी डी का उत्पादन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ई इज़ लेस देन डी। ठीक, ये तीनों जो स्टेटमेंट हैं इनको हम लोगों ने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, तो अब हम लोगों को यहाँ पर बताना है, जो प्रश्न हम लोगों से पूछा गया है कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो इसमें से अब देखो, इन तीनों की हमें सहायता चाहिए। ठीक है, तभी हम यहाँ पर बता पाएंगे कि कौन सा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सभी 1 2 3 साथ में ही पर्याप्त हैं। देखो भाई, बिना इसकी सहायता से यहाँ पर हमें 3 के बारे में जानकारी बताया जा रहा है। ठीक है, हम 3 ही के बारे में बता सकते हैं। जब इसकी सहायता लेंगे, ये जो हो जाएगा आपका, तो यहाँ से हम लोगों को 2 इन्फॉर्मेशन और एक्स्ट्रा मिलेगा, किसके बारे में, सी और डी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से अभी यहाँ पर एग्जैक्ट डी और ई के बारे में नहीं पता था, तो हम लोगों ने इसकी सहायता लिया और यहाँ से ये फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को पता चल गया कि ये जो डी है, ठीक है, अब इसको हम लोग अगर बनाएं तो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक, तो देखो इस तरह से ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से जो पूछा गया है सबसे ज़्यादा कौन होगा, तो भाई सबसे ज़्यादा कौन सा हो गया, ये हो गया डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, जब इन तीनों को हमने मिक्स किया तो ये बन गया। ठीक, देखो ए से बड़ा बी है, बी से बड़ा सी, सी से बड़ा ई और ई सबसे बड़ा कौन है, डी है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हम लोगों का 28 है इसमें, बट ये है 76 है। इसमें हम लोगों को बताना है, ये कथन है और धारणा है, ये भी बहुत आसान ही होते हैं, बट इनको हम लोगों को थोड़ा सा समझ के आंसर करना होता है। चलिए देखते हैं इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या है, दिए गए निम्नलिखित को ध्यान से पढ़ना या मानना है कि ये सही है। ठीक है, जो भी इसमें बताया गया है। तो क्या है, सरकार जो लोग पशु उलंका पर गोदावरी में नाव दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवारों के सदस्यों को रुपये 5 लाख का मुआवजा देने का फैसला किया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, सरकारी कोषे में मुआवजे के खर्च को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि है। ठीक है, इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो वहाँ पर पर्याप्त धनराशि है। तो भाई देखो, जब वहाँ पर जो लोग मारे गए नदी दुर्घटना में, अगर सरकार जब 5 लाख रुपया मुआवजा देने की घोषणा करता है तो या फैसला लेता है, तो जाहिर सी बात है भाई, सरकार के पास पैसा होगी तभी वह ऐसा बात कह रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, अब यहाँ पर जो धारणाएं हैं वो क्या हैं देखते हैं। सरकारी कोषों में मुआवजे के खर्च को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि है, ये बात एकदम सही है भाई, उसके पास पैसा है तभी तो वह घोषणा कर रहा है। सरकार उस क्षेत्र में भविष्य में नाव दुर्घटनाओं की घटनाओं को कम करने की कोशिश कर सकती है। भाई ये देखो, ये कंपलसरी नहीं है कि एकदम सही हो जाए, कर सकती है या नहीं सकती है, ये पॉसिबिलिटी जुड़ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डेफिनेटली नहीं बता सकते, बट यहाँ पर जो बताया गया वो 5 लाख रुपया देने का घोषणा किया है
तो ये बात डेफिनेटली ट्रू है। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है 77। ये भी है साथियों कथन और निष्कर्ष का है। इन सभी प्रश्नों को हम लोगों को ध्यान से पढ़ना होता है। ठीक, ये है प्रश्न। अब इसका देखते हैं क्या होगा उत्तर। देखो, कैल्विन क्लीन जीन्स का उपयोग करें। ठीक है, कैल्विन क्लीन का जीन्स का उपयोग करें। मेरे और मेरे कैल्विन के बीच कुछ भी नहीं आता, विज्ञापन है एक। क्या है, विज्ञापन है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान से देखना है, जो विज्ञापन होता है ना, इस पर लोगों का प्रभाव पड़ता है। इस पर लोगों जो ये होता है, इस पर लोगों का प्रभाव पड़ता है, मतलब ये लोगों पर इसका प्रभाव इफेक्ट होता है, लोग उस पर ध्यान देते हैं, तभी तो भाई विज्ञापन होता है। तो इसका जो निष्कर्ष है ये देखते हैं इसका क्या सही होगा। ठीक, तो यहाँ पर तो पहला निष्कर्ष जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आकर्षक नारे, कैंची, स्लोगन लोगों को आकर्षित नहीं करते, ये गलत हो गया। ठीक है, जो विज्ञापन है भाई उस पर लोगों का प्रभाव पड़ता है, लोगों पर प्रभाव पड़ता है उसका। लोगों को डार्क शेड वाला जीन्स पसंद आता है, ये ज़रूरी नहीं है कि लोगों को डार्क शेड वाला। ठीक है, तो ये भी क्या है, इसमें दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 78 है ये भी साथियों उसी से रिलेटेड है। इसमें हम लोगों को बताना है कि इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर है कथन, क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों को 1 या 2 साल बाद स्थानांतरित किया जाना चाहिए। ये कथन है, तो तर्क क्या होना चाहिए। अगर भाई कोई काम कर रहे हो कोई, तो उसके पीछे कोई एक स्ट्रॉन्ग लॉजिक होना चाहिए। ठीक है, वो आपको बताना है। तो इसमें बताया जा रहा, हाँ वह स्थानीय लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं, उनसे चालाकी से काम निकाला जा सकता है। भाई ये स्ट्रांग लॉजिक नहीं है कि उनको क्यों भाई, ये उससे तो एक और वहाँ पर अच्छा सा कम्युनिकेशन स्थापित हो सकता है। ठीक है, तो ये स्ट्रांग तर्क नहीं हो सकता, ये हो गया गलत। ठीक है, दूसरा क्या है, नहीं जब तक उनकी नीतियाँ और योजनाएं आकार लेने लगती हैं उन्हें छोड़ना पड़ता है। ठीक है, ये सही बात है। मतलब जब देखो भाई 1 या 2 साल बाद वो अच्छे से अपना वहाँ पर संबंध स्थापित कर पाते हैं लोगों के मध्य में। ठीक है, तो ये हो गया एकदम सही। दूसरा क्या है, नहीं यह बहुत सारी प्रशासनिक परेशानी पैदा करेगा और अधिकारियों के लिए बहुत सी असुविधा का कारण बन जाएगा। ये भी बात भाई सही है। जब लोगों को जल्दी जल्दी इधर उधर उनका ट्रांसफ़र किया जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, प्रॉब्लम तो होगा ही होगा। तो इस तरह से ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये गलत है, ये गलत, ये दूसरा सही है, बट ये केवल अकेला है इसलिए गलत हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या है हम लोगों का 79। ये भी कथन है और तर्क है। इसमें हम लोगों को बताना है कौन सा इसमें स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है। ठीक, 79 है प्रश्न। तो इसका क्या है साथियों, क्या भारत में सभी अप्रत्यक्ष करों को एक समान और सेवा कर जीएसटी में जोड़ा जाना चाहिए। तो अब देखो इनका प्रश्न है, क्या जीएसटी में जितने भी अप्रत्यक्ष कर हैं उनको शामिल किया जाना चाहिए। तो अब यहाँ पर जो इनका तर्क है उसके पीछे लॉजिक क्या है, हाँ यह टैक्स संग्रह प्रणाली को काफ़ी सरल बना देगा और इससे कर एकत्र करने की लागत भी कम हो जाएगी। तो ये भाई एकदम सही बात है। ठीक है, जब भाई जीएसटी को आप लाए हो, ठीक है, तो उसमें जो आपका लॉजिक है ये एकदम सटीक है और ये तर्कपूर्वक है, तर्कपूर्ण है। दूसरा देखते हैं क्या है इसमें। दूसरा देखो क्या भाई, हाँ निर्माताओं और व्यापारियों को इससे फ़ायदा होगा जो बदले में कर संग्रह को बढ़ावा देगा। जाहिर सी बात है भाई, जब कोई योजनाएं लाई जाती हैं तो वह लोगों के लिए लाई जाती हैं, जिससे लोग हों या व्यापारी गण हों उन सभी को फ़ायदा होगा, तभी तो ये चीज़ें लाई जा रही हैं। तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा क्या है इसमें तर्क, नहीं किसी अन्य देश ने ऐसी प्रणाली नहीं अपनाई। अच्छा, इसमें जो होता है ना लॉजिक और लॉजिक वाले क्वेश्चन में, इसमें ज़्यादातर हमें जो इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, जो उसे बताना होता है वो पॉजिटिव वे में लेना होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया गलत। तो इस तरह से सही कौन सा हो जाएगा, केवल 1 व 2। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक,
अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है साथियों 80। ठीक है, ये प्रश्न साथियों देखने में बड़ा लग रहा है बहुत, बट ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखते हैं क्या है इसको, इसके प्रश्नों को पहले ध्यान से पढ़ना चाहिए। ठीक है, और इसी प्रश्नों में इसका आंसर होता है। हम थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं, अब देखिए इसका क्या आंसर होगा। देखो भाई इसका क्या आंसर होगा। ठीक, देखो ABC सोसाइटी ने अपनी सोसाइटी में फ्लैट आवंटन के लिए शर्तों को रखा। उसमें शर्त क्या है, आवेदक को राज्य का निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, ये उसका पहला कंडीशन हो गया कि वह जिस राज्य का निवासी है उसको वहाँ का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, ये उसका दूसरा पहला कंडीशन हो गया। अब इसका दूसरा और कंडीशन क्या है ये देखते हैं। आवेदक कम से कम 5 साल से कमाता होना चाहिए। ठीक है, उसकी भाई कमाएगा तभी तो उसके पास इनकम होगी, तभी तो उसके अमाउंट को पे कर पाएगा। ठीक है, ये दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा इसमें क्या है कंडीशन इसका कि आवेदक को पूरी राशि का भुगतान 5 साल की अवधि के लिए करने के लिए तैयार होना चाहिए। कि मतलब उसके लिए यह कंडीशन है कि वह 5 साल के अंतर्गत वह अपनी जो पूरी पेमेंट है उसको पे कर दे। ठीक है, चौथा कंडीशन है आवेदक उस शहर में किसी अन्य आवासीय या स्वामी इसमें देखिए क्या है, आवेदक उस शहर में किसी अन्य आवासीय आवास के स्वामी या सह मालिक यदि पति या पत्नी स्वामी है नहीं होना चाहिए। मतलब उस शहर में जहां आप फ्लैट खरीद रहे हो वहां आपका कोई अन्य वहां पर कोई घर नहीं होना चाहिए। अब वो आप किसी भी रूप में हो सकते हैं, स्वामी हो सकते हैं तो भी नहीं होगा, सह मालिक होंगे तब भी नहीं होगा, पति या पत्नी होंगे तो भी वहाँ पर आप घर नहीं खरीद सकते हो। ये उसका कंडीशन है, कंडीशन नंबर 4। कंडीशन नंबर इसका 5 क्या है कि ये बता रहा है कि आवेदक 31 दिसंबर 2016 तक 35 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए। मतलब कम से कम आपका जो उम्र होना चाहिए 35 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है, अब जो इतना मानदंड पूरा करेगा वो इस घर को खरीद सकता है। अभी और यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बताया गया तो ये देखते हैं वो क्या है यहाँ पर। ठीक, ये है उपरोक्त टाउन काउंसिल के अध्यक्ष को संदर्भित किया जाना चाहिए। ठीक, दूसरा क्या है, उपरोक्त लेकिन आधार कार्ड प्रदान करने के लिए तैयार है समिति के उपाध्यक्ष को संदर्भित किया जाना चाहिए। मान लो यहाँ पर ये चीज़ बताया जा रहा है कि उसके पास अगर मान लो वो चीज़ नहीं है, उसके स्थान पे कोई और चीज़ दिखाया जा रहा है तो उसको किस व्यक्ति के पास भेजा जाएगा, ये यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बताया जा रहा है। ठीक, अब इसके बाद में उपयुक्त है लेकिन एक स्वतंत्र सेनानी या भूतपूर्व सैनिक है, ठीक है, या उनके पहले का संबंध है तो समिति के एक सदस्य को संदर्भित किया जाना चाहिए। ठीक है, अगर वह सैनिक से रिलेटेड है तो उसको जो है समिति के एक सदस्य के पास उसको भेजा जाना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर बताया जा रहा है आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2016 थी। अगर मान लो 31 दिसंबर 2016 की शर्तों को पूरा किया जाना है, इन मानदंडों के आधार पर निर्णय लें कि आपको 1 जनवरी 2017 को दिए गए निम्नलिखित मामलों में फ्लैट आवंटित करना है या नहीं करना है। ये हो गया एक्स्ट्रा इसमें इंफॉर्मेशन। और आगे देखते हैं इसमें क्या है। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या है, ये है स्वामी। ठीक है, अब इसको चाहिए फ्लैट, इसका नाम है क्या, स्वामी है। ये ABC सोसाइटी में एक फ्लैट खरीदने की योजना बना रही है। वह एक उद्योगपति और दूसरे राज्य से है। मतलब इसने पहला और दूसरा कंडीशन फॉलो कर लिया। ठीक है, दूसरे राज्य से भी है और जो है एक इसके पास उद्योगपति है तो इसके पास पैसा भी होगा। जिन्होंने 2000 में अपना कारखाना स्थापित किया। ठीक है, इसका 2000 में कारखाना भी स्थापित है। उसके पास राज्य का निवास प्रमाण पत्र भी है। ये यहाँ पर इन्होंने कहा था दूसरे स्टेटमेंट में कि उसके पास राज्य का निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, इसके पास है। ठीक, यदि आवश्यक हो तो वह 4 साल में पूरी राशि का भुगतान करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा था 5 साल के लिए, ये 4 ही साल में पेमेंट करने के लिए तैयार है। ठीक, दूसरा देखो, उसके पास उस शहर में कोई घर नहीं है लेकिन उसकी पत्नी के पास एक फ्लैट है। देखो उसके पास एग्जैक्ट में कोई घर नहीं है और लेकिन उसके पत्नी के पास घर है। वहाँ पर बताया गया आपको इन्फॉर्मेशन में कि उसके किसी भी रिलेटिव के पास में उस शहर में घर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसको अगर घर होगा तो उसको फ्लैट नहीं दिया जाएगा। तो क्या हुआ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फ्लैट आवंटित नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि उसके पत्नी के पास उस शहर में घर मौजूद है। ठीक है,
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 81 है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है साथियों। इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताइए। तो इसमें बताना है कि ये जो फिगर है यह किस ऑप्शन में एकदम सटीक बैठ जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो बैठ ही नहीं पाएगा क्योंकि ये सिंबल ही नहीं है। ठीक है, इसमें तो हो ही नहीं पाएगा, इसमें भी नहीं हो पाएगा, तो ये सही हो गया। कैसे हो गया, देखो ये गया यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ और ये यहाँ। ठीक, यहाँ ऊपर वाले में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न के पास। ये भी बहुत आसान सा प्रश्न है, इसका बताइए क्या आंसर होगा। ठीक है, इसमें हम लोगों को क्या बताना है बेसिकली कि दिए गए कुछ विशिष्ट प्रतीक हैं वह विकल्प चुनें जिसमें एक ही प्रतीक पाए जाते हैं। मतलब इसी के जैसा जो सेम ऑप्शन होगा उसी में बताना है। ठीक है, इसमें देखो ये वाला सिंबल इसमें नहीं है तो ये हो गया गलत। ठीक, दूसरा देखो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। ठीक, ये वाला देखो, इसमें जो ये वाला शेप है ना ये इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, बी वाला भी गलत हो गया। ठीक है, ये भी गलत, ये भी गलत। सी वाले को देखो, इसमें देखो ए कहीं है, इसमें ए बन रहा है, इसमें ए कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो ये भी गलत हो गया। तो इसमें सही कौन सा हो गया, डी सही हो गया। ठीक, इस तरह से 82 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 83 के पास चलते हैं हम लोग। 83 बताना है साथियों, ये बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है और डाइस का प्रश्न है। इसमें हम लोगों को जो करेक्ट आंसर बताना है वो ये है। प्रश्न है कि 4 बिंदुओं के विपरीत छोर पर मौजूद बिंदुओं की संख्या का प्रतिनिधित्व करता। 4 के विपरीत बताना है। ठीक है, तो पहले इसमें कॉमन कौन सा है वो पकड़ो। यहाँ पर 2 5 कॉमन है। ठीक है, यहाँ भी 2 5 कॉमन है, तो 4 के अपोजिट कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी कोई 2 पासा दिए जाएं उनमें 2 सतह अगर कॉमन हो, 2 संगत सतहें कॉमन हो, तो उनका जो तीसरा सतह होता है वो जो उन दोनों में अनकॉमन सतह होते हैं, ऐसा कह सकते हो, वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक, 83 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें हम लोगों को बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, अच्छा देखो इसको ऐसे फॉर्म में था तो इसको हमने ऐसे रोटेट कर दिया। ठीक है, मतलब ये अगर कोई चीज़ ऐसे है तो इसको ऐसे कर दिया गया। तो ये देखो ये ऐसे है तो इसको ऐसे कर दो। ठीक है, तो ये तीर ऐसे है। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगी। ठीक, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये इधर देखो लास्ट में, ये लास्ट में, ये गलत हो गया। ठीक है, तो अब इसमें देखो ये जो सीरियल वाइज ऐसे चल रहा है तीनों डार्कनेस, तो ये भी हो जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका 84 का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये सब बहुत आसान से प्रश्न है साथियों, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। प्रश्न संख्या है 85, इसका बताइए क्या आंसर होगा। हम इसको जूम कर रहे हैं, देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। ठीक, चलिए बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। ये भी साथियों बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या ये हो गया। अगला प्रश्न ये देखिए, इसका क्या आंसर होगा, जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताइए। क्वेश्चन नंबर है 86। ठीक है, 86, इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, देखिए इसका बताइए, यहाँ पर बताना है। ठीक है, अच्छा देखो इसमें लॉजिक क्या अप्लाई हुआ है, ये आपको जो ये बीच वाली लाइन दिया है ना इसी को पकड़ो जस्ट। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर इसको फोल्ड किया जाएगा, ठीक है, ऐसे टर्न करके इसको फोल्ड किया जाए तो ये इस तरह से इमेज बन जाएगा। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो इसका यहाँ पर वाटर इमेज बन रहा है। ठीक, क्या बन रहा है, वाटर इमेज। इसका देखो यहाँ पर सेम बन रहा है, इसका भी यहाँ पर सेम बन रहा है, इसका भी, बट इसका देखो यहाँ पर गलत बन रहा है। ठीक है, तो यहीं पर इसका अलग हो जाएगा, कौन सा, सी वाला अलग हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है 87। 87 बताना साथियों इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में बताइए। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हम लोगों का ये है। ठीक है, 88, इसका आंसर बताइए क्या होगा। प्रश्न संख्या 88, चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। ए से जाना है सी पर। ठीक है, तो यानी कि 1 2 3 हुआ, 3 2 5 5 2 7 7 2 9 होगा। तो यानी कि यहाँ पर स्टार्टिंग लेटर क्या होना चाहिए,
1 2 3 3 2 5 5 2 7 ई होना चाहिए। इन सब में ई है नहीं, ये सब गलत। सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, 88 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है हम लोगों का 89। 89 के आंसर को हम लोग देखते हैं क्या होगा। ये भी लेटर सीरीज का प्रश्न है साथियों, आसान सा प्रश्न है। देखते हैं इसमें क्या आंसर होगा इसका। अच्छा, इधर से चलते हैं। ए के बाद में बी के बाद में सी के बाद में डी के बाद में क्या होना चाहिए? ई होना चाहिए। ठीक है, अच्छा ई सब में है ऑप्शन में, कोई बात नहीं, चेक करते हैं। दूसरा देखते हैं, जेड के बाद में डब्लू यानी कि -3 किया गया है, फिर -23 से कितना पर गया है? 18 पे। 18 देखो -3, इसके बाद -5 और -7, तो यहाँ पर -9 होगा। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? बी होना चाहिए। ठीक है, 11 में से जब 9 घटा देंगे तो बी आ जाएगा। ई के बाद में बी आना चाहिए। ई के बाद में बी साथियों ऑप्शन नंबर सी में केवल है। तो 89 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, 90 प्रश्न की तरफ, और इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। ठीक, इसमें देखो यहाँ पर हम लोगों को जो बताना है, ये जिस तरह से यम का संबंध इससे है, तो इधर से चलोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, बट सी से आओ, सी से बी पर जाने पे एक कम, आई से एच एक कम। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक कम करके लिखा गया है। तो यन से एक कम करोगे तो यम मिलेगा। ठीक है, आई से एक कम करोगे एच मिलेगा, बी से एक कम करोगे ए मिलेगा। ठीक है, ए से एक कम करोगे जेड मिलेगा, सी से एक कम करोगे तो बी मिलेगा। लास्ट में बी होना चाहिए, ये दो ऑप्शन में है। और इसके बाद में एम एच ए जेड बी, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 91 है। प्रश्न संख्या 91 साथियों, इसका आंसर बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। ये तो बहुत ही हवा में उड़ाने वाला प्रश्न है साथियों। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सबसे पहले देखो, इसमें लास्ट में पूछा क्या, मानव का रंग कैसा होता है? लाल। अब देखो लाल को क्या कहा जाता है? हरा कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हरा हो जाएगा। ठीक, इसके प्रश्नों को बहुत ही आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हो, बस लास्ट में देखो पूछा क्या है और उस जिससे पूछा गया उसी को पकड़ लो। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 91 हो गया, 92 को देखते हैं। 92 क्या है साथियों, इसको देखते हैं क्या इसका आंसर हो गया। ये है 92। एक बार इसके प्रश्न को पढ़ते हैं हम लोग। इसमें है दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पी रुपीज़ क्यू का अर्थ है, पी क्यू की माँ है। ठीक है, यहाँ पर अब पूछा क्या है, यहाँ पर वाई एच के साथ में क्या संबंध है? ये है वाई और ये है एच के साथ में क्या संबंध है? अच्छा, यहाँ पर देखो डॉलर, डॉलर का मतलब क्या है? पी क्यू का पति है, यानी कि पी क्यू का पति है। एस डी किसका पति है? वाई का पति है। ये दोनों आपस में पति पत्नी हो गए। ठीक है, अब देखो रुपीज़, रुपीज़ का सिंबल क्या है? पी क्यू की माँ है। ठीक है, पी किसकी माँ है? क्यू की माँ है। ये दोनों आपस में पति पत्नी हो गए। और एच जो है किसकी माँ है? डी की माँ है। तो अब यहाँ पर बताना है कि वाई का एच से क्या संबंध होगा, यानी कि वाई का एच के साथ क्या संबंध होगा, वाई एच में इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा। ठीक, अच्छा एक चीज़ यहाँ पर आप लोग बताओ, ये है इसकी माँ। ठीक, और अभी हम लोगों ने देखा डॉलर के तहत ये इसका है पति। ठीक है, ये है पति, तो ये हो गई इसकी पत्नी। अगर वाई एच को क्या पुकारेगी? ससुर कहा कर, क्या सासू माँ कहा करके पुकारेगी। और एच वाई को क्या कहेगी? बहू कहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सासू माँ यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहू। भाई पुत्र की जो पत्नी होती है वो बहू तो कहलाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है हम लोगों का 93। इसका देखते हैं क्या आंसर होगा। ठीक, ये है एक संयुक्त परिवार में पिता माँ 3 विवाहित पुत्र हैं, एक अविवाहित पुत्री है, पुत्रों के 2 पुत्रियां हैं और एक पुत्र है। परिवार की महिला सदस्यों की संख्या परिवार के पुरुषों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि इसमें टोटल महिला और पुरुष कितने हैं उन दोनों का रेशियो बताना है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक पेयर बना लेते हैं। एक हो गया पिता और एक हो गई माँ। ठीक है, इन दोनों के कितने पुत्र हैं? ये हैं इन दोनों के 3 विवाहित पुत्र। ठीक है, ये है 3 विवाहित पुत्र। पुत्रों में 2 के 2 पुत्रियां हैं, इन दोनों के 2 पुत्रियां हैं। ठीक है, इन दोनों के 2 पुत्रियां हैं।
ठीक है, और एक के एक पुत्र हैं, और एक के एक पुत्र हैं, और इसके एक पुत्र हैं। ठीक, और देखो परिवार की महिला सदस्यों की कुल संख्या। तो देखिए हमने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर चित्र को ड्रा कर दिया, वैसे भी आप लोग इसको बता सकते थे कि इस तरह का जो प्रश्न पूछे जाते हैं इसको भी आप लोग और आसान तरीके से भी बता सकते हो, बट यहाँ पर देखो एक लॉजिक के माध्यम से भी। वैसे हम लोगों से इसमें जो बताया गया था इन्फॉर्मेशन कि एक माँ है और एक पिता है, ठीक है, इन दोनों के 4 लड़के हैं टोटल, मतलब 3 लड़के हैं और एक लड़की है जो अविवाहित है। ठीक है, जो ये तीनों लड़के थे ना, इन तीनों की शादी हो गई थी और इनमें से 2 ऐसे लड़के थे जिनकी केवल 2 लड़कियां हैं। ठीक है, ये दोनों हैं। इनमें से एक ऐसा लड़का है जिसका जो शादी हुआ बट उसके पास केवल एक लड़का है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को बताना था टोटल कितनी महिलाएं हैं और जो पुरुष हैं उनका रेशियो। तो इसमें महिला हम लोग काउंट कर लेते हैं 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो टोटल कितनी महिलाएं हो गई? 9। चूँकि हम लोगों को जो बताना है ना महिला को पहले बताना, तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे? 9। ठीक है, ये महिला हो गई। पुरुष काउंट कर लो 1, 2, 3, 4 और 5। टोटल कितने पुरुष हैं? 5 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 9:5। ठीक है, 93 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं 94। ठीक, ये सिलाक्स का प्रश्न है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है साथियों। इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसको हम लोग देखते हैं। ठीक, ये है, इसमें बताना है कुछ पेपर पुस्तकें हैं, सभी पुस्तकें नोट्स हैं। ठीक, ये है आपका। चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। कुछ पेपर पुस्तकें हैं, यानी कि ये सम का केस है, वैल्यू 50-50 है, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है। सभी पुस्तकें नोट्स हैं, यानी कि इन दोनों में रिलेशन तो बनेगा पॉजिटिव। ठीक है, इन दोनों में रिलेशन बनेगा, कैसा रिलेशन बनेगा? पॉजिटिव रिलेशन बनेगा। ठीक, अब देखो कोई पेपर एक नोट नहीं है, ये तो गलत हो गया भैया, नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया। कुछ नोट पेपर है, ये सम का केस है, तो दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक, ये सब बहुत आसान प्रश्न होते हैं, इनको सॉल्व करने का तरीका क्यों अच्छा ही गलत हो गया? क्योंकि देखो ये दोनों इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव थे, ये जो यहाँ पर कंक्लूजन पहला नेगेटिव, इसलिए ये गलत हो गया। अच्छा, इधर आर का कंडीशन बन नहीं रहा है तो इसलिए ये गलत हो गया। दूसरा देखो कुछ का रिलेशन है, पॉजिटिव स्टेटमेंट भी है। ठीक है, सॉरी, जो कंक्लूजन है ये पॉजिटिव है और ये कुछ का कंडीशन है, तो इसलिए ये सही हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या जो है 95 है। इसका क्या करेक्ट आंसर होगा साथियों? ये आपको बताना है। कुछ लेटर दिए गए हैं, तो आप ऑप्शन की भी सहायता ले सकते हो और वैसे भी आप लोग बता सकते हो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। देखिए, ठीक, ये है। इसमें हम लोगों को बताना है कि ये ऐसा हम इसको क्या लिख दें कि जिससे ये एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। ठीक है, तो इसको आप लोग जल्दी से बताइए कि इसको आप लोग क्या लिख सकते हो। ठीक है, देखो इसको अगर आप लोग ऐसे ना समझ पाओ तो यहाँ पर ऑप्शन की भी सहायता ले सकते हो। ठीक है, तो बट ये जो लिखा गया है ना साथियों, ये एक इंग्लिश का शब्द होता है अधेशन। क्या होता है? ADHESION। ठीक है, ये अधेशन लिखा गया। इसका मतलब होता है साथियों चिपकाओ। चिपकाओ मतलब समझते हो ना, चिपचिपापन जो चिपकाओ होता है उसका इसका ये मतलब होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने किसको लिखा? ए को लिखा। ए के लिए क्या कोड है? 2 से स्टार्ट होगा ये, और ये सॉरी ये पहला ऑप्शन केवल नहीं हो सकता था, बाकी ये जो तीनों ऑप्शन है इनमें 2 से स्टार्ट है। अब इसके बाद में डी लिखा। डी के लिए 3 है, 3 भी है। एच के लिए हमने क्या लिखा? 5 भी यहाँ पर सही है, 6 भी सही है। अब यहाँ पर 4 और 8 को चेक कर लेते हैं। ई के लिए क्या कोड है? 6 है। अच्छा, ये तो हो गया ना। यस को चेक करो। यस को देखो, यस के लिए क्या कोड है? 8 है। ठीक है, यस के लिए 8 है, यानी कि बी वाला भी कैंसिल आउट हो गया। 8 है। इसके बाद में 1 और 4 को केवल चेक कर लो। ठीक है, सबसे पहले 1 होगा कि 4 होगा? तो 1 और 4 यानी कि आई के लिए 1 होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया साथियों सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 96। इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। नाइट मेयर है साथियों, ये बहुत ही मज़ेदार प्रश्न होता है।
इसको बहुत ध्यान से सॉल्व करना होता है साथियों। कैसे कैसे देखो, इसमें क्या बताना है, ये नाइटमेयर शब्द है। उन अक्षरों की संख्या बताइए जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में हैं। जैसे हम अगर आपको यहाँ पर लिख दें ए और यहाँ पर लिख दें ई और यहाँ पर लिख दें कुछ भी पी क्यू आर, ठीक है। तो अब हम लोगों को बताना है कि इनमें कितने पेयर बनेंगे जिनमें अंग्रेजी वर्णमाला के ठीक उतने ही लेटर हैं। तो अब इनको काउंट करो, ए बी सी डी ई, मतलब यहाँ पर कितने पेयर बन गए, एक, ठीक है। क्यू और आर में भी पेयर बनता है तो यहाँ से भी एक पेयर बन जाएगा। तो टोटल कितने पेयर हो गए, 2 पेयर हो गए, ठीक। मतलब जैसे आप अल्फ़ाबेट में ABCD पढ़ते हो, ठीक, जिस आर्डर पर वो लेटर आना चाहिए जहाँ से आप स्टार्ट करते हो, वो लेटर अगर आ रहा है तो वहीं पर पेयर बनेगा, ठीक। ये इसका लॉजिक होता है। तो ठीक, अब इसको देखते हैं क्या आंसर होगा। क्या है, नाइटमेयर, ठीक। नाइटमेयर यन की तरफ से हम लोग मूव करते हैं तो यन पर चलते हैं। यन के बाद में यन के बाद में ओ पी क्यू आर एस टी यू एस टी, यन ओ पी क्यू आर एस, ठीक है। यहाँ पर तो नहीं बन रहा है कोई, इसको थोड़ा सा हम और जूम कर दे रहे हैं अभी। तो अब देखिए यहाँ से क्या पेयर बनेगा, ठीक है। यन से हम लोग अगर चल रहे हैं तो यहाँ पर कोई पेयर बनता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, यन से टी है, इसके बाद में और सब छोटे हैं तो कोई पॉसिबिलिटी बनी ही नहीं रही है। यन के बाद में ओ पी क्यू आर, ठीक है, नहीं बन रहा है। अब आई की तरफ चलते हैं। आई के बाद में जे के बाद में के के बाद में एल यम, ठीक है। आई से अगर हम लोग चल रहे हैं तो यम पर हमें एक पेयर मिल जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग बना लेते हैं सही से, ठीक है। ये हो गया, आई से हम लोगों ने चला तो यम के लिए एक पेयर मिल गया, ठीक है। अब इधर देखो, इधर जब चलेंगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। अब जी को पास चलते हैं तो जी के बाद में एच हो गया, और आगे बढ़ेंगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं, एच के बाद में चलते हैं, एच आई जे के एल एम एन, ठीक है, इधर नहीं मिलेगा। टी के पास चलते हैं, टी से इधर सब छोटे हैं, इधर भी कोई पेयर नहीं बनेगा, ठीक है। यम से इधर एक बड़ा है और सब छोटे हैं, इधर भी नहीं बनेगा। ई से अच्छा इधर पर चलने पर कोई बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। अच्छा, यम से टी पर चलने पर नहीं बनेगा, ठीक है। इधर और कोई रिलेशन नहीं बनेगा, यानी कि इसमें केवल ऐसे 2 ही पेयर हैं जिनके मध्य ठीक उतने ही लेटर हैं जितना कि अल्फ़ाबेट में होते हैं। वह कौन सा है, एक आई और यम है, दूसरा जी और एच है। तो इसमें टोटल कितने पेयर हैं साथियों, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 49 है, ठीक। 49 है साथियों, इसका आप लोगों को बताना है कि इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। यह है कथन है कि ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत को सौर ऊर्जा का उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए, ठीक। ठीक, तो चलिए देखिए, इसमें कह रहे हैं कि भाई जो सौर ऊर्जा है इसको हमें क्या करना चाहिए, आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो ऊर्जाएं होती हैं सौर ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए। तर्क क्या है, हाँ, भारत में उत्पादित ऊर्जा मुख्यतः सीमित है। जाहिर सी बात है भाई, जो हमारे पास ऊर्जा है वह सीमित है, इसीलिए हमसे बताया जा रहा है कि हम लोग किसका उपयोग करें ऊर्जा के रूप में, सोलर का यूज़ करें, ठीक है। तो पहला तो हो गया सही। दूसरा बताया जा रहा है नहीं, सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता होगी जिसकी भारत में कमी है। देखो, ये तो पहला नेगेटिव आ गया, ठीक है। नेगेटिव की वजह से भी आप गलत कर सकते हो, बट स्ट्रांग अगर नेगेटिव होती है तब। अब ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि देखो भाई, ये जो पहला था ये एकदम 100% ट्रू है, ठीक। दूसरा देखो भाई, वो कह रहे हैं हमें ऊर्जा का जो प्रयोग करना चाहिए वो सोलर ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा आखिर में उन्होंने कब कहा, जब उनके पास भाई पैसे होंगी, ठीक है, उनके पास टेक्नोलॉजी होगी, उनके पास आइडिया होगी, या उनके पास जो अमाउंट होगा, फंड होगा, तभी तो उन सब चीज़ों की तरफ वो ध्यान देंगे। और ये कह रहे हैं भाई नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये हो गया गलत। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है 98। ये भी बहुत मज़ेदार प्रश्न है साथियों, इसको आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, ठीक है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, बहुत ही आसान है, कुछ इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस केवल प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। चलिए, अच्छा, इसको एक बार हम पढ़ के बता भी देते हैं, कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं।
इसमें बताना है साथियों, एक सॉफ्टवेयर कंपनी ने इंजीनियरों की भर्ती का फैसला किया। ठीक है, मतलब ये कोई कंपनी है, सॉफ्टवेयर की कंपनी है, उसने इंजीनियर को भर्ती करने के लिए फैसला किया। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, पहला है इंजीनियर स्नातक में कम से कम 75% अंकों के साथ और एचसी में 80% अंकों के साथ में उत्तीर्ण होना चाहिए। ये इनका पहला कंडीशन है। दूसरा, कम से कम 2 वर्षों का उसके पास अनुभव होना चाहिए। ठीक है। तीसरा क्या है, 3 वर्ष में बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने के लिए होगा, यानी कि कम से कम उसे 3 वर्ष तो उस कंपनी में काम करना ही होगा। ठीक। दूसरी, ये उसकी उम्र 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ये उनकी क्या है, डिमांड है कि जो भी वह कैंडिडेट को भर्ती करेंगे वह इतनी कंडीशन को उसे फॉलो करना होगा। ठीक। तो अब देखो इसमें क्या करना है, अब डायरेक्ट इन सबको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ये आप लोग पढ़ लीजिए एक बार, हम बता दे रहे हैं। देखो, दिव्या एक मैकेनिकल इंजीनियर है और पिछले 1 वर्ष, ठीक है, पिछले 1 वर्ष एक सहायक इंजीनियर के रूप में काम कर रही है। देखो भाई, एक दिव्या नाम की लड़की है, वह मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, वह इंजीनियर है और पिछले 1 वर्ष से सहायक इंजीनियर के रूप में काम कर रही है। ये गलत बात है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा यहाँ पर, देखिए कम से कम उसके पास 2 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। इनके पास अभी 1 वर्ष का अनुभव है, तो क्या उसे उस कंपनी में भर्ती किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। यहाँ पर भी ऐसा कोई कंडीशन नहीं है जिसमें उसे रियायत मिलेगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि उसका चयन नहीं किया जाना है। तो इसका करेक्ट आंसर कहाँ है भाई, ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, 98 का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या हम लोगों का 99 ये है साथियों। इसमें हम लोगों को बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जो इन सब में से एकदम अलग है। ठीक है, तो देखते हैं। ये देखो, ये अपोजिट है, ये अपोजिट है, ये अपोजिट है और ये अपोजिट है। मतलब इसमें ये जो दोनों सिंबल बनाए गए हैं ना, ए को, इसमें से और जो है ये सब एक दूसरे के अपोजिट हैं, बट इन दोनों का डायरेक्शन देखो सेम है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम लोग लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। ये प्रश्न संख्या है 100, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो, ये है आपके पास एक मैथमेटिकल चार्ट है। प्रश्न संख्या उपयुक्त ग्राफ का निरीक्षण करें जो पिछले कुछ वर्षों के लिए एक विद्यालय की कक्षा 10 और 11 के परिणामों की जानकारी देता है। किस वर्ष में दोनों कक्षाओं ने उस विद्यालय में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। तो इसके लिए सबसे अच्छा सा लॉजिक यह होता है कि जो यहाँ पर ग्राफ दिखे होते हैं, ठीक है, इनको पकड़ो। ठीक है, ऐसे ग्राफ को पकड़ने की कोशिश करो जो सबसे मैक्सिमम हो। ठीक है, वही आपको बताना भी है। अभी इन दोनों को अगर कंपैरिजन करोगे तो इसके कंपैरिजन में ये कम है, ये तो ऑलरेडी कम है। ठीक है, ये भी कम है और ये भी कम है। तो इन दोनों को बिना सॉल्व किए आप बता सकते हो कि वह कौन सा ईयर है। वह ईयर 9 और 10 है जिसमें जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया गया वहाँ के छात्रों द्वारा, क्लास 10 और 11 के। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, तो ये थे साथियों यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2018 में जो 50 प्रश्न पूछे गए थे। इनको कुछ चूँकि ये साथियों इसमें समय इसलिए लगा क्योंकि इसके जो प्रश्न थे थोड़ा लेंदी प्रश्न थे, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसलिए इनको आसानी से पढ़ करके आसानी से समझ करके आंसर करना होता है। बट ये प्रश्न बहुत आसान होते हैं, आप लोगों ने देखा। अगर आप मान लो कोई प्रश्न एक बार में नहीं समझ पा रहे हो तो उसको एक बार वीडियो रिवाइज कर लीजिएगा, आसानी से आपको समझ में आ जाए होंगे। ठीक है, तो आई होप साथियों आपको इसमें से जो भी चीज़ें बताई गई हैं कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग इसी तरह से इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने के लिए आप हमारे ज्ञानालय चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हाँ साथियों, आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा, लॉजिक कैसा लगा, कॉन्सेप्ट कैसा लगा, आप लोग लाइक शेयर और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अब हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।